एयरपोर्ट पर लिू मिंगफेई नाम का एक लॉ स्टूडेंट सीसी सबवे स्टेशन का रास्ता पूछता है, लेकिन एक शर्मनाक गलतफहमी में लोग उसे भिखारी समझ लेते हैं और उसे अपने देश के दूतावास से संपर्क करने की सलाह दे देते हैं। परेशान होकर मिंगफेई उस महिला को कोसता है जिसने उसे एयरपोर्ट में सबवे के बारे में गलत दिशा बता दी थी। उसके पास बचे आखिरी पैसों से जब वह एक बर्गर खरीदने की कोशिश करता है तो रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी उसे भिखारी समझकर भगा देते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि असली भिखारी तक उसे अपना दोस्त समझकर हाथ हिलाने लगते हैं। तभी वहां फिंगर वॉन फ्रिंग्स नाम का एक छात्र आता है और कोक खरीदने के लिए उससे पैसे उधार मांगता है। ठगी के शक में मिंगफेई मना कर देता है, लेकिन जब फिंगर उसकी स्कूल की सबवे कार्ड देखता है तो उत्साह में अपनी वैसी ही कार्ड दिखाता है और साबित करता है कि दोनों एक ही स्कूल के हैं। शुरू में शक होने के बावजूद मिंगफेई को पहली बार किसी अपने से मिलने की खुशी होती है और फिंगर उससे पैसे ले ही लेता है। एयरपोर्ट पर इंतजार करते हुए फिंगर बताता है कि वह कॉलेज में मशहूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बार बार फेल होता रहता है। वह स्कूल के अजीब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में समझाता है, जहां ट्रेन पहले ऊंची रैंक वाले छात्रों को ले जाती है और कम रैंक वालों को अनिश्चित समय तक इंतजार करना पड़ता है। वह यह भी बताता है कि उनका कॉलेज पहाड़ों में छिपा हुआ है, इसीलिए यह खास ट्रेन सिस्टम जरूरी है। इससे पहले कि मिंगफेई कुछ और पूछ पाता, फिंगर सो जाता है और मिंगफेई भी झपकी ले लेता है। नींद में मिंगफेई एक डरावना सपना देखता है, जहां लोग मशालें लिए घबराकर भाग रहे होते हैं और खाई में कूद रहे होते हैं। उसी सपने में वह फिर एयरपोर्ट पर होता है, जहां एक छोटा लड़का खुद को उसका भाई बताता है और पृथ्वी पर आने वाली तबाही की चेतावनी देता है। मिंगफेई जब उसे खाने के लिए पैसे देना चाहता है तो लड़का मना कर देता है और उसकी दयालुता को कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाता है। अचानक मिंगफेई की नींद टूट जाती है और वह एक अजीब दिखने वाले आदमी को अपनी ओर आते देखता है, जो उनकी ट्रेन के आने की घोषणा करता है। जैसे ही मिंगफेई अपना नाम बताता है, उस आदमी का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वह खुशी से झूम उठता है और बताता है कि मिंगफेई वही एस रैंक छात्र है जिसका स्वागत खुद प्रिंसिपल करने वाले हैं। फिंगर भी जोश में आकर बताता है कि मिंगफेई की रैंक प्रिंसिपल के बराबर है और अगर उसने पहले ही कार्ड स्वाइप कर दिया होता तो ट्रेन तुरंत आ जाती। मिंगफेई को गुस्सा आता है कि उसने पूरा दिन बेकार इंतजार में गंवा दिया। जैसे ही वह कार्ड स्वाइप करता है, एयरपोर्ट बदल जाता है, लाइटें जल उठती हैं और एक गुप्त रास्ता सबवे स्टेशन की ओर खुल जाता है। स्टेशन पर ज़ॉम्बी जैसे लोग देखकर मिंगफेई डर जाता है, लेकिन फिंगर बताता है कि वे सिर्फ माहौल बनाने के लिए कलाकार हैं। तभी ट्रेन आती है और प्रोफेसर गुडेरियन कूदकर बाहर आते हैं और मिंगफेई को गले लगाते हुए कहते हैं कि वे उसके आने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के सफर के दौरान प्रोफेसर उससे गोपनीय कागजों पर साइन करवाते हैं और फिंगर को भेजने के बाद कॉलेज का असली मकसद बताते हैं, ड्रैगन्स और उन्हें मारने की कला सिखाना। मिंगफेई को लगता है कि प्रोफेसर शायद पागल हैं, लेकिन तभी वह फिर एक अजीब मानसिक अवस्था में चला जाता है, जहां उसे वही रहस्यमय लड़का मिलता है। लड़का ड्रैगन्स की सच्चाई की पुष्टि करता है और हजारों साल पुरानी एक भयानक कहानी सुनाने लगता है। ड्रैगन्स के इतिहास में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली ड्रैगन था ब्लैक ड्रैगन सम्राट निडहॉग। उसे उसके ही सिंहासन पर मार गिराया गया था। विजयी योद्धाओं ने उसके विशाल शव को एक बर्फ से ढकी पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। इसी घटना के साथ नए युग की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। जब लू मिंगफेई उस रहस्यमय लड़के से पूछता है कि क्या उसका निडहॉग या ड्रैगन से कोई संबंध है, तो लड़का साफा इनकार कर देता है। होश में आने के बाद मसाशी तोयामा नाम का एक व्यक्ति वहां आता है और ड्रैगन्स के अस्तित्व का ठोस सबूत दिखाने की बात करता है। सबसे पहले वे मिंगफेई को एक ड्रैगन का स्केल दिखाते हैं और उसकी मजबूती परखते हैं, लेकिन इससे मिंगफेई कायल नहीं होता। इसके बाद वे अपना सबसे बड़ा सबूत सामने लाते हैं, एक बेबी ड्रैगन जिसे साल 1796 में खोजा गया था और तब से वह गहरी नींद में है। जैसे ही मिंगफेई उस सोए हुए ड्रैगन के पास जाता है, एक चमत्कार हो जाता है। ड्रैगन अचानक जाग जाता है और अपने कांच के कंटेनर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहने के बाद फिर से सो जाता है। प्रोफेसर गुडेरियन अंदाजा लगाते हैं कि यह सब मिंगफेई की खून की वंशावली के कारण हुआ। वे राहत की सांस लेते हैं कि पिछले साल ही ड्रैगन के नैनो कंटेनर को अपग्रेड कर दिया गया था, वरना उसका बाहर निकलना विनाशकारी साबित हो सकता था। आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और प्रोफेसर गुडेरियन लू मिंगफेई का स्वागत करते हुए उसे कैसल कॉलेज का दौरा करवाने लगते हैं। कॉलेज की भव्यता और विशालता देखकर मिंगफेई दंग रह जाता है। चलते हुए गुडेरियन बताते हैं कि रिसर्च में पता चला है कि चीन में कई उच्च स्तरीय ड्रैगन सोए हुए हैं। इसी वजह से चीन को उनके पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। तभी मिंगफेई गौर करता है कि कॉलेज में कोई छात्र दिखाई नहीं दे रहा। अचानक प्रोफेसर को अपनी गलती का एहसास होता है और वे मिंगफेई को तुरंत छिपने के लिए कहते हैं। दरअसल वे लिबर्टी डे के बीचों बीच आ गए थे, एक खास दिन जिसमें छात्रों के दो गुटों के बीच वॉर गेम खेला जाता है। एक तरफ लायन हार्ट सोसाइटी, जिसके नेता हैं क्यू जी होंग, और दूसरी तरफ स्टूडेंट यूनियन,
जिसका नेतृत्व करता है सीजर गाटुसो। अचानक चारों ओर से छात्र निकल आते हैं और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलियों की बौछार के बीच प्रोफेसर गुडेरियन को गोली लगती है और वे गिर पड़ते हैं। लड़ाई तब तक चलती है जब तक दोनों गुटों के नेता और उनके स्नाइपर ही नहीं बचते। जी होंग और सीजर आमने सामने आ जाते हैं। इसी दौरान डरा हुआ मिंगफेई खुद को स्टूडेंट यूनियन की स्नाइपर नोनो के सामने पाता है। तभी विरोधी स्नाइपर की गोली नोनो को लगती है और उसी पल मिंगफेई के भीतर कुछ टूट जाता है। वह फिर से एक ट्रांस जैसी हालत में चला जाता है, जहां वही रहस्यमय लड़का उसे उनके पापों की सजा देने के लिए उकसाता है। अचानक मिंगफेई एक राइफल उठाता है और हैरान कर देने वाली सटीकता के साथ पहले दुश्मन स्नाइपर को हेडशॉट से मार गिराता है। फिर क्यूजी होंग और सीजर दोनों को एक एक गोली से ढेर कर देता है। सदमे में डूबे मिंगफेई के कानों में स्कूल का अलार्म बज उठता है। रेड क्रॉस की लड़कियां दौड़कर आती हैं और गिरे हुए छात्रों को इंजेक्शन देती हैं, जिससे वे तुरंत होश में आ जाते हैं। तभी प्रोफेसर मैनस्टीन वहां पहुंचते हैं। इस पूरी गतिविधि के महंगे खर्च पर झुंझलाते हुए पूछते हैं कि एक फ्रेशर छात्र मिंगफेई इस खेल में कैसे शामिल हो गया। तभी मिंगफेई को दूसरा झटका लगता है जब वह देखता है कि प्रोफेसर गुडेरियन अचानक उसके पास उठकर बैठ जाते हैं। वह डर जाता है, यह सोचकर कि कहीं वह भूत तो नहीं देख रहा, लेकिन गुडेरियन उसे समझाते हैं कि वे पूरी तरह जिंदा हैं। सिस्टम समझाने के लिए वे बताते हैं कि गोलियों में सिर्फ नींद की दवा और नकली खून होता है, और यह साबित करने के लिए खुद को गोली मार लेते हैं, जिससे वे तुरंत बेहोश हो जाते हैं। जैसे जैसे सभी छात्र होश में आते हैं, प्रोफेसर मैनस्टीन गुस्से में प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने की धमकी देते हैं और कॉल कर देते हैं। ग्रुप लीडर नियमों का हवाला देता है, लेकिन मैनस्टीन नुकसान की महंगी मरम्मत का जिक्र करते हुए शिकायत जारी रखते हैं। हालांकि हालात तब पूरी तरह बदल जाते हैं जब प्रिंसिपल मैनस्टीन की चिंताओं को सिरे से खारिज कर देते हैं। वह छात्रों को खुलकर मस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि स्कूल सारी क्षति का खर्च खुद उठाएगा। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल इस आयोजन में शामिल न हो पाने के लिए माफी भी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अगली बार वह खुद आकर इसमें हिस्सा लेंगे। यह सुनते ही छात्र खुशी से झूम उठते हैं और पूरा माहौल उत्साह और हंसी मजाक से भर जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल सीधे लियू मिंगफेई से बात करने की इच्छा जताते हैं। वह गर्मजोशी से उसका स्कूल में स्वागत करते हैं और मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि कैसे मिंगफेई ने एक एस रैंक छात्र होते हुए अपने पहले ही रैंक छात्रों को बेहोश कर दिया। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि मिंगफेई की रैंक को देखते हुए उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं है। आने वाले खतरे को भांपते हुए प्रोफेसर मैनस्टीन तुरंत मिंगफेई को सलाह देते हैं कि वह जल्दी से अपने डॉर्मेट्री में लौट जाए। वजह जल्द ही साफ हो जाती है। जिन छात्रों के नेताओं को मिंगफेई ने गिराया था वे काफी गुस्से में हैं और मैनस्टीन को डर है कि वे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। एक निजी बातचीत में प्रिंसिपल मैनज नामक व्यक्ति के साथ अतीत की घटनाओं पर चर्चा करते हैं, खासतौर पर 8 साल पहले हुई उस त्रासदी को याद करते हुए जब कई छात्र पूरी तरह समाप्त हो गए थे। प्रिंसिपल जोर देते हैं कि छात्रों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है, जबकि मैनज का मानना है कि लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए उन्हें एक असाधारण प्रतिभा, एक प्रोडिजी चाहिए। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि हालांकि चू और सीजर में काफी क्षमता है, लेकिन लियू मिंगफेई भी एक और संभावित उम्मीदवार हो सकता है। इसके बाद उनकी बातचीत अगले दिन होने वाले हिल्स ऑपरेशन की ओर मुड़ जाती है। मैनज रिपोर्ट करता है कि येशियांग और आकी पानी के नीचे होने वाले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उन्हें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि वहां सोए हुए ड्रैगन को जगाने का जोखिम मौजूद है। इस बीच लू मिंगफेई को एक और संभावित उम्मीदवार माना जाता है। बातचीत फिर अगले दिन होने वाले हिल्स ऑपरेशन की ओर मुड़ जाती है, जहां मॉन्स बताता है कि येक्सियांग और आकी पानी के भीतर मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उन्हें बेहद सावधानी बरतनी होगी ताकि सोए हुए ड्रैगन को जगाया न जाए। इसी दौरान लू मिंगफेई अपने डॉर्मेट्री पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका रूममेट फिंगर वॉन फ्रिंग्स है। फिंगर उसे बताता है कि प्रतियोगिता में उसकी जीत के बाद अब वह स्टूडेंट यूनियन और लायन हार्ट सोसाइटी दोनों का निशाना बन चुका है। स्कूल से परिचित कराने की पेशकश करते हुए फिंगर लू मिंगफेई को पूरे कैंपस का विस्तृत दौरा कराता है। इस दौरे के दौरान फिंगर उसे स्कूल की विभिन्न सुविधाओं और विभागों से परिचित कराता है, जिनमें यानलिंग के अध्ययन के लिए समर्पित एक विशेष क्षेत्र भी शामिल है। यानलिंग एक रहस्यमयी जादुई शक्ति है। वह एक महत्वपूर्ण इमारत की ओर इशारा करता है, जहां प्रोफेसर मैनस्टीन के पिता रहते हैं, जो अपनी यानलिंग शक्ति का उपयोग करके पूरे स्कूल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाए रखते हैं।
फिंगर समझाता है कि यानलिंग कई प्रकार की होती है और इसकी क्षमताएं अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। दौरा उस समय बाधित हो जाता है जब एक छात्र अपनी यानलिंग पर नियंत्रण खो देता है और अनजाने में एक जल दानव वाटर मॉन्स्टर को जन्म दे देता है। सौभाग्य से एक शिक्षक तुरंत हस्तक्षेप कर लेता है और किसी भी बड़े नुकसान से पहले स्थिति को संभाल लेता है। लेकिन इस घटना के साथ ही लू मिंगफेई को एक और दृष्टि विजन दिखाई देती है। वह खुद को एक आधे सूखे मुरझाए हुए पेड़ के सामने खड़ा पाता है। जब वह फिंगर से उस पेड़ के बारे में पूछता है तो फिंगर बताता है कि यह वर्ल्ड ट्री है, एक ऐतिहासिक स्थल जहां कभी ब्लैक एम्परर ड्रैगन को पराजित किया गया था। यही पेड़ कैसल कॉलेज का प्रतीक भी है। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब प्रोफेसर गुडेरियन अचानक वहां पहुंचते हैं और लू मिंगफेई से तुरंत छात्रावास लौटने को कहते हैं। डॉर्मिटरी में प्रोफेसर गुडेरियन लू मिंगफेई को उसका स्टूडेंट आईडी सौंपते हैं और उसे बताते हैं कि हर नए छात्र के लिए 3 टेस्ट देना अनिवार्य है। वे सख्त चेतावनी देते हैं कि यदि वह इस परीक्षा में असफल रहा तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हालांकि मिंगफे के एस रैंक को देखते हुए गुडेरियन को उस पर भरोसा है, लेकिन फिर भी वे जोर देते हैं कि यह टेस्ट उसकी क्षमताओं की पुष्टि के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद प्रोफेसर एक प्राचीन म्यूजिक बॉक्स निकालते हैं जिसका इतिहास अत्यंत रहस्यमय है। इसमें सैकड़ों साल पहले ब्लैक ड्रैगन एम्परर की रिकॉर्ड की गई ड्रैगन ध्वनि कैद है, जिसे अब इंपीरियम यानलिंग कहा जाता है। गुडेरियन यह ध्वनि लू मिंगफेई को सुनाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वह इसे समझ पाएगा, लेकिन जो होता है वह पूरी तरह अप्रत्याशित होता है। लू मिंगफेई पर उस ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह बस वहीं सो जाता है। यह देखकर गुडेरियन चकित रह जाते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद मिंगफेई के मानवीय जीन उसके ड्रैगन जीन को दबा रहे हैं। तभी उन्हें अचानक किसी बेहद ज़रूरी बात की याद आती है और वे बिना कुछ समझाए जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही फिंगर मौका नहीं छोड़ता और तुरंत स्कूल के न्यूज़ नेटवर्क पर पोस्ट डाल देता है कि लू मिंगफेई ने इंपीरियम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आने वाले 3 टेस्ट को लेकर चिंतित मिंगफेई को देखकर फिंगर उसे चीट करने में मदद करने की पेशकश करता है ताकि वह परीक्षा पास कर सके। इसी बीच दोनों गुटों के नेता जू होंग और सीजर भी न्यूज़ नेटवर्क के जरिए यह जान लेते हैं कि लू मिंगफेई इंपीरियम से प्रतिध्वनित नहीं हुआ। लाइब्रेरी में प्रोफेसर गुडेरियन और मैनस्टीन बेचैनी से मिंगफेई की इस असामान्य प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पर शोध कर रहे होते हैं। उनकी खोज उन्हें एक चौंकाने वाले निष्कर्ष तक ले जाती है। संभव है कि लू मिंगफेई व्हाइट ड्रैगन एम्परर का वंशज हो, जिसने कभी निधोग यानी ब्लैक एम्परर को चुनौती दी थी और हार गया था। किंवदंतियों के अनुसार उसके सभी वंशज उसी के साथ दफन कर दिए गए थे। मैनस्टीन इस विषय पर और गहराई से शोध करने का सुझाव देता है, लेकिन गुडेरियन इसका कड़ा विरोध करता है क्योंकि यदि यह सच साबित हो गया तो लू मिंगफे की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। गुडेरियन अपने नए छात्र को लेकर बेहद संरक्षणात्मक था। वह किसी भी हालत में लू मिंगफे को प्रयोगशाला का नमूना नहीं बनने देना चाहता था। काफी बहस के बाद गुडेरियन और मैनस्टीन एक समझौते पर पहुंचते हैं। यदि लू मिंगफेई 3 टेस्ट पास कर लेता है तो मैनस्टीन उनकी खोज को गुप्त रखेगा, लेकिन यदि वह असफल होता है तो सारी जानकारी आधिकारिक संस्थाओं को सौंप दी जाएगी। उसी रात एक रहस्यमय व्यक्ति सामने आता है। वह स्कूल की एआई प्रणाली नॉर्मा से संपर्क करता है और उसे निर्देश देता है कि किसी भी तरह लू मिंगफेई को 3 ही टेस्ट में पास कराया जाए। अगले दिन लू मिंगफेई पूरे आत्मविश्वास के साथ टेस्ट हॉल में प्रवेश करता है। उसके पास फिंगर द्वारा दिए गए तैयार उत्तर हैं, जिससे उसे लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। परीक्षा की शुरुआत बेहद अजीब तरीके से होती है। छात्रों को खाली कागज़ दिए जाते हैं और बताया जाता है कि जल्द ही एक रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी जो आत्मा से जुड़ी एक विजन, सोल विजन को जगाएगी। जैसे ही निरीक्षक बाहर जाते हैं, तोयामा नोनो से अपने 3 टेस्ट के अनुभव के बारे में बात करती है। वह बताती है कि उसे अपने टेस्ट के दौरान अपनी मां की मौत का दृश्य दिखाई दिया था, एक ऐसा दृश्य जिसे वह आज तक नहीं भूल पाई है। टेस्ट हॉल में ज्यादातर छात्र इस माहौल को हल्के में लेते हैं, मानो यह कोई औपचारिकता हो, लेकिन लू मिंगफेई और एक सुनहरे बालों वाली लड़की इसे पूरी गंभीरता से लेते हैं। लू मिंगफेई जैसे ही अपने याद किए हुए उत्तर लिखने लगता है, वह एक बार फिर अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है और वहीं वह रहस्यमय लड़का फिर से प्रकट होता है। इस बार वह अपना नाम बताता है,
लू मिंगजे। यह नाम सुनकर मिंगफेई चौंक जाता है, क्योंकि यही नाम उसके कजिन का भी है। मिंगजे शांति से समझाता है कि ये सभी दर्शन दरअसल वही हैं जो मिंगफेई के दिल में गहराई से दफन है। वह यह भी कहता है कि मिंगफेई दूसरों से अलग है, और अगर वह चाहे तो मिंगजे उसके बोझ को अपने कंधों पर उठा सकता है। जब लू मिंगफेई होश में आता है तो नोनो उसे बताती है कि वह टेस्ट के 2/3 समय तक सोता रहा, लेकिन सौभाग्य से वह पहले ही अपने उत्तर लिख चुका था। नोनो यह भी बताती है कि उसने 8 की जगह 9 उत्तर लिख दिए हैं। अब इसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन वह मुस्कुराते हुए आश्वस्त करती है कि उसके जवाबों को देखकर साफ है, वह टेस्ट पास कर चुका है। डॉर्मेट्री में वापस आकर फिंगर खुशी-खुशी मिंगफेई को बधाई देता है और आधिकारिक तौर पर उसका स्वागत करता है। फिर वह उसकी कोर्स सिलेक्शन लिस्ट के बारे में पूछता है। जब फिंगर देखता है कि मिंगफेई ने प्रोफेसर मेन्समैन्स की एल्केमिकल मैकेनिकल डिज़ाइन क्लास चुनी है, तो वह हैरान हो जाता है। वह मिंगफेई को चेतावनी देता है कि यह प्रोफेसर छात्रों के बीच अपनी बेहद कठोर और डरावनी छवि के लिए मशहूर है। फिंगर छात्रों के साथ बातचीत के दौरान बताता है कि प्रोफेसर की कक्षाएं 2 हफ्ते पहले ही रद्द कर दी गई थीं, क्योंकि वह एक प्राचीन ड्रैगन की खोज के मिशन पर निकल चुके हैं। इसी दौरान एक दूरस्थ स्थान पर प्रोफेसर मांस एक डूबी हुई प्राचीन नगरी के अवशेषों की जांच के लिए एक अभियान का नेतृत्व कर रहे होते हैं। ये शेंग और आकी अपने डाइविंग सूट पहनकर समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं। पानी के नीचे उन्हें उस शहर के खंडहर मिलते हैं। आगे की जांच के लिए ये शेंग अपनी वॉइड स्नेक यांगलिंग शक्ति का उपयोग करता है। तभी प्रोफेसर मांस उन्हें रिक्टर स्केल 5 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी देता है। वे सुरक्षित स्थान पर लौट भी नहीं पाते कि पानी के भीतर झटके शुरू हो जाते हैं और मांस से उनका संपर्क टूट जाता है। सौभाग्य से ये शेंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर दोबारा संपर्क स्थापित कर लेता है और स्थिति की जानकारी देता है। प्रोफेसर मांस इस खोज की रिपोर्ट प्रिंसिपल को देते हैं और बताते हैं कि शहर में प्रवेश के लिए एक कुंजी की आवश्यकता है। उनका मानना है कि यह शहर ड्रैगन किंग का महल हो सकता है। प्रिंसिपल उन्हें आदेश देता है कि वे कुंजी प्राप्त करें, एक शुद्ध ड्रैगन रक्त वाला शिशु। शिशु की मां भारी मन से बच्चे को सौंप देती है और चेतावनी देती है कि यही उनका आखिरी बचा हुआ की है। इसके बाद मांस डाइविंग गियर पहनकर फिर से पानी में उतरते हैं। प्राचीन कांस्य नगरी के द्वार पर वे अपनी यांगलिंग शक्ति सक्रिय करते हैं और बच्चे को कुंजी की तरह इस्तेमाल कर प्रवेश द्वार खोलते हैं। ये शेंग और आकी को निर्देश देने के बाद मांस बच्चे को लेकर जहाज पर लौट जाते हैं। जहाज पर वे नोर्मा को पूरे शहर की स्कैनिंग करने का आदेश देते हैं। ये शेंग बताता है कि शहर में ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम है, जिस पर मांस ऑक्सीजन बचाने पर जोर देता है। दोनों एक विशाल कांस्य स्तंभ वाले कक्ष में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये शेंग आकी से कहता है कि किसी भी हालत में वह अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे, भले ही उसे बचाने का मौका छोड़ना पड़े। उसकी गैर मौजूदगी में आकी को एक मूर्ति की तस्वीर खींचकर जहाज पर भेजने का आदेश मिलता है। तभी जहाज शहर की सुरक्षा प्रणाली में गड़बड़ी का पता लगाता है। आकी की दिल की धड़कन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है और वह बेहोश होने लगती है। उसी समय ये शेंग लौटता है और उसे बचा लेता है। वह बताता है कि उसे एक भारी कलाकृति मिली है और शहर में संभवतः एक सोया हुआ ड्रैगन शिशु मौजूद है। तभी ये शेंग देखता है कि एक मूर्ति आकी का पीछा कर रही है और वह उस पर गोली चला देता है। यह हमला और आकी का पहले मूर्ति से संपर्क दोनों मिलकर शहर की सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं। पूरा शहर अपनी संरचना बदलने लगता है। जान बचाने के लिए ये शेंग और आकी बदलते रास्तों और खतरनाक बाधाओं से बचते हुए जहाज की ओर भागते हैं। ये शेंग समझाता है कि आकी के स्पर्श ने सुरक्षा प्रणाली को चालू कर दिया था और शहर में मौजूद बेबी ड्रैगन ने घुसपैठ को महसूस कर पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल दिया। इसी दौरान कैसल कॉलेज में अचानक अलार्म बज उठता है। सभी ए रैंक और उससे ऊपर के छात्रों को तुरंत प्रोफेसरों के पास बुलाया जाता है। जाने से पहले लू मिंगफे एक अजीब ट्रांस में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी छोटे लड़के से होती है। वह लड़का मिंगफे को चेतावनी देता है कि आने वाला खतरा और एक संभावित मौत उसका इंतजार कर रही है। वह यह भी कहता है कि मिंगफे इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। जाते जाते वह उसे एक गुप्त कोड देता है जो सभी मैप्स को अनलॉक कर सकता है और इशारा करता है कि यह भविष्य में बेहद अहम होगा। उसी समय फिंगर मिंगफे को होश में लाता है और उसे बुलावे के बारे में बताता है। हॉल की ओर जाते समय नोनो फिंगर से कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलावा सिर्फ ए रैंक छात्रों के लिए है। यह सुनकर फिंगर निराश होकर अपने कमरे में वापस लौट जाता है। हॉल में पहुंचकर छात्र कंप्यूटरों पर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं।
एक प्रोफेसर उन्हें बताता है कि 2 मिशन सदस्य एक प्राचीन शहर में फंसे हुए हैं और शहर की आंतरिक संरचना को समझने के लिए उन्हें छात्रों की मदद चाहिए। छात्रों को एक मूर्ति की तस्वीर दी जाती है जिसकी व्याख्या करनी होती है। तभी लू मिंगफेई उस सुनहरे बालों वाली लड़की को देखता है जिसे उसने पहले टेस्ट में देखा था और समझ जाता है कि वह भी ए रैंक छात्रा है। प्रोफेसर घोषणा करते हैं कि आकी और यिशेंग के पास सिर्फ 20 मिनट की ऑक्सीजन बची है। यह सुनकर सीजर गाटुसो कहता है कि यह काम असंभव है क्योंकि ड्रैगन भाषा का अनुवाद आमतौर पर 15 साल लेता है, 20 मिनट नहीं। फिर भी प्रोफेसर सभी को कोशिश करने के लिए कहते हैं। सभी काम में जुट जाते हैं जबकि प्रोफेसर बेचैनी से घड़ी देखते रहते हैं। शुरुआत में मिंगफेई पूरी तरह उलझा हुआ होता है। वह अपना कंप्यूटर सेट करता है जहां नोर्मा उसकी स्क्रीन को एक परिचित गेम इंटरफेस जैसा बना देती है। तभी मिंगफेई को अपने सपने में मिला चीट कोड याद आता है। वह कोड को मैप में डालता है। सभी की आंखों के सामने अंडर वाटर सिटी के एक काल्म सेक्शन में यीशुन और अकी थोड़ी देर के लिए सेफ हो जाते हैं। यीशुन सजेस्ट करता है कि मैप बेबी ड्रैगन को दिखाया जाए। बेबी मैप को देखकर रिएक्ट करता है और उन्हें समझ आ जाता है कि सिर्फ एक ही एस्केप रूट है, सिटी के बेस के थ्रू नीचे की तरफ। प्रोफेसर मैंस ऑक्सीजन स्टेटस पूछते हैं। जब पता चलता है कि सिर्फ 3 मिनट्स की ऑक्सीजन बची है, थोड़ी रिलीफ मिलती है। उनकी स्पीड के हिसाब से काफी होनी चाहिए। यीशुन अकी को बोलता है कि एस्केप के लिए अपनी एनर्जी कंसर्व करे, लेकिन अंदर ही अंदर यूज लगता है कि ऑक्सीजन शायद काफी ना हो। जब अकी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती है, यीशुन यूज बीच में ही किस करके रोक देता है। तभी प्रोफेसर मैंस को एक मेजर मिस्टेक रियलाइज होती है। ऑक्सीजन कैलकुलेशन सिर्फ रूइंस से बाहर निकालने के लिए थी, सरफेस तक ऊपर जाने के लिए नहीं। सिचुएशन समझते ही वो लाइफ बोट डिप्लॉय करने और शिप को नीचे लाने का ऑर्डर देते हैं ताकि रेस्क्यू हो सके। कॉलेज में एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। सब लोग एंग्शियसली अपडेट्स का वेट कर रहे होते हैं। इसी बीच ल्यू मिंगफे को अपने फ्रेंड का कॉल आता है जो उसकी न्यू स्कूल लाइफ के बारे में पूछता है। मिंगफे के लो मूड को नोटिस करके उसका फ्रेंड कहता है, नो मैटर व्हाट हैपन्स, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट गिव अप। शिप पर प्रोफेसर मैंस रेस्क्यूअर्स को यीशुन और अकी को ढूंढने भेजते हैं। रेस्क्यूअर्स गिल्ट और टेंशन में होते हैं कि अचानक एक फिगर सरफेस पर आती हुई दिखाई देती है। वो आकी होती है। वो आर्टिफैक्ट हैंड ओवर करती है और बताती है कि यीशुन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी सैक्रिफाइस दी। पर मान से रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही एक अननोन क्रीचर आकी को फिर से पानी के अंदर खींच लेता है। मन से पानी में जंप करना चाहता है लेकिन उसका असिस्टेंट यूज रोक लेता है। सब लोग सिर्फ वायलेंट वाटर मूवमेंट और फिर आकी का ब्लड देख पाते हैं। तब एक वाटर ड्रैगन सरफेस पर आता है। प्रोफेसर मैंस अपनी राइफल से मॉन्स्टर फिश पर मल्टीपल राउंड्स फायर करते हैं लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। आखिर में क्रू मिसाइल्स ड्रॉप करता है लेकिन ड्रैगन उन्हें सीधा निगल लेता है। एक क्रू मेंबर वार्न करता है कि मिसाइल्स अभी भी एक्टिव हैं। गुस्से में मैंस डेटोनेट करने का ऑर्डर देता है। वाटर के अंदर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। कुछ सेकंड्स के लिए सबको लगता है कि थ्रेट खत्म हो गया। मनसे का असिस्टेंट रिग्रेट एक्सप्रेस करता है कि क्रीचर को अलाइव कैप्चर नहीं कर पाए। अचानक ड्रैगन फिर से सरफेस करता है, असिस्टेंट के सीने को पियर्स करता है और यूज पानी के अंदर ले जाता है। शॉक में मैंस अपनी पूरी राइफल एम्प्टी कर देता है। अब क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक रियल ड्रैगन है। वो शिप के अराउंड सर्कल्स बनाते हुए स्ट्रेंज साउंड्स निकालता है। मैंस ट्रांसलेट करता है कि ड्रैगन उनकी फ्यूटिल अटेम्प्ट्स का मजाक उड़ा रहा है। जब क्रू मिसाइल्स के बारे में पूछता है जो अभी भी ड्रैगन के अंदर हैं, मैंस वार्न करता है, डोंट डेटोनेट देम, इट विल रीडायरेक्ट द हॉट एयर बैक एट अस जस्ट लाइक ड्रैगन फ्लेम्स। तभी एक क्रू मेंबर चिल्लाता है, आई सी इट। नियरबाई एकदम दिखते ही प्रोफेसर मैंस फुल स्पीड अहेड का ऑर्डर देते हैं। प्लान सिंपल बट रिस्की होता है। दम की बैरियर को शील्ड की तरह यूज करना और फिर मिसाइल्स डेटोनेट करना। शिप टॉप स्पीड पर भागता है, पीछे से ड्रैगन चेस करता हुआ। लास्ट सेकंड पर शिप दम तक पहुंच जाता है। प्रोफेसर मैंस दम गेट्स ओपन करने का कमांड देते हैं। शिप सेफली निकल जाता है और ड्रैगन गेट्स के बीच ट्रैप हो जाता है। बॉम्ब्स डेटोनेट होती हैं। ड्रैगन ब्लास्ट में फट जाता है, पर डेस्टिनी का एक क्रूअल ट्विस्ट, ड्रैगन का एक दांत उड़कर सीधा प्रोफेसर मैंस को इम्पाले कर देता है। कॉलेज में स्टूडेंट्स टेंशन के साथ अपडेट्स का वेट कर रहे होते हैं। तब प्रिंसिपल स्क्रीन पर अपीयर होते हैं और अनाउंस करते हैं कि सिचुएशन सक्सेसफुली रिजॉल्व्ड हो चुकी है और आर्टिफैक्ट रिट्रीव कर लिया गया है। वो ल्यू मिंगफे को स्पेशल थैंक्स देते हैं उसके मैप इंटरप्रिटेशन के लिए। हॉल में लाउड अपलॉज होती है
और स्टूडेंट्स को उनके डॉर्मिटोरीज के लिए डिसमिस कर दिया जाता है। डॉर्मिटोरी जाते वक्त क्यू जी होंग ल्यू मिंगफे को रोकता है और यूज लायन हार्ट सोसाइटी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो कहता है, तुम ही मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। अगर तुम स्टूडेंट यूनियन चूज करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी अचानक स्कूल बेल्स बजने लगती हैं। जी होंग एक्सप्लेन करता है, बेल्स प्लस फ्लाइंग डव्स इक्वल समवन हैज डाइड। कैंपस में साइलेंस छा जाता है और सब स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट में हेड बो कर देते हैं। प्रोफेसर मैंस के फाइनल मोमेंट्स में प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि मेडिकल टीम आ रही है, होल्ड ऑन। मंस काल्मली जवाब देता है, इट्स यूजलेस। वो ड्रैगन और एंशिएंट सिटी के बारे में अपनी डिस्कवरीज रिपोर्ट करता है और रिक्वेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि वो न्यू मिशन पर गए हैं, न कि उनकी डेथ के बारे में। प्रिंसिपल बताता है कि ड्रैगन बेस को कॉलेज लाया जा चुका है। अपनी आखिरी सांसों में प्रोफेसर मैन से एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं, नोनो के लिए एक नया मेंटोर ढूंढने की। इसी बीच लू मिंगफे को सीजर की डांस पार्टी का ईमेल इनविटेशन मिलता है, जहां सीजर उससे पर्सनली बात करना चाहता है। जब मिंगफे फिंगर से सीजर के बारे में पूछता है तो फिंगर बताता है कि सीजर एक बहुत अमीर फैमिली का हेयर है, जिसके ऊपर हैवी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है। फॉर्मल कपडॉन और डांसिंग स्किल्स की कमी की वजह से लू मिंगफे हेजिटेट करता है, लेकिन फिंगर उसे पार्टी अटेंड करने के लिए मोटिवेट करता है और ड्रामा क्लब से सूट बोरो करने का सजेशन देता है। बॉल में पहुंचकर फिंगर और लू मिंगफे नोटिस करते हैं कि वो उन गिने चुने लोगों में हैं जो बिना डेट के आए हैं। तभी नोनो का ग्रैंड एंट्रेंस होता है। उसके चलने के रास्ते पर रोज पेटल्स बिखाए जाते हैं और सीजर खुद उसका स्पेशल वेलकम करता है। सीजर इवेंट शुरू करते हुए अनाउंस करता है कि ये बॉल नोनो के बर्थडे के ऑनर में है और सबको विशेस देने के लिए एनकरेज करता है। जैसे ही डांसिंग स्टार्ट होती है, फिंगर लू मिंगफे को डांस फ्लोर पर धक्का देता है। जहां फिंगर स्मूथली एंजॉय करता है, वही लू मिंगफे बुरी तरह स्ट्रगल करता है। मीनवाइल नोनो क्वाइटली सीजर से रिक्वेस्ट करती है कि लू मिंगफे के साथ लेनियंत रहें ताकि वो लायन हार्ट सोसाइटी ज्वाइन न करे। सीजर रिप्लाई करता है कि जीहोंग शायद एक्सपेक्ट करता हो कि वो मिंगफे को डायरेक्टली रिक्रूट करे, लेकिन उसने एक डिफरेंट अप्रोच चूज किया है। वो डांस इंटरप्ट करके क्राउड को एड्रेस करता है, एक्सेलेंस और लॉयल्टी की इंपॉर्टेंस पर स्पीच देता है। जब वो पूछता है, तुम किसके लिए फाइट करोगे, तो पूरी क्राउड एक आवाज में जवाब देती है, सीजर। पावरफुल स्पीच और लाउड अप्लॉज के बाद सीजर मोमेंट का फायदा उठाते हुए लू मिंगफे को स्टूडेंट यूनियन सोसाइटी ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। लू मिंगफे थोड़ा टाइम मांगता है सोचने के लिए। सीजर फिर उससे कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट करने और डांस फ्लोर पर आने को कहता है। 3 टेस्ट वाली ब्लॉन्ड हेयर्ड गर्ल अपना वायलिन साइड में रखकर लू मिंगफे की डांस पार्टनर बनने की ऑफर करती है। वो सॉन्ग चूज करती है और मिंगफे को स्टेप्स गाइड करती है। डांस के दौरान वो अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, 0, और धीरे धीरे लू मिंगफे रिदम पकड़ने लगता है। उनकी परफॉर्मेंस पर क्राउड से तालियां मिलती हैं। इसके बाद लू मिंगफे फ्रेश एयर के लिए बाहर चला जाता है। नोनो उसे देखकर हाथ हिलाती है और पास बुलाती है। जब वो उससे हैप्पी बर्थडे विश करता है तो नोनो एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी ही पार्टी में ज्यादा टाइम क्यों नहीं रही, थकान और थोड़ा रन करने की जरूरत की वजह से। वो लू मिंगफे से रिक्वेस्ट करती है कि यूज माउंटेन टॉप तक ड्राइव करा दे रिलैक्सेशन के लिए, और मिंगफे अग्री कर लेता है। इसी बीच सेलिब्रेशन इंटरप्ट हो जाता है जब सीजर और बाकी लोगों को नॉर्मा का अलर्ट मिलता है। स्कूल पर पॉसिबल ड्रैगन राजा इन्वेजन की वार्निंग नॉर्मा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, लेकिन फिर भी इंट्रूडर्स सिक्योरिटी ब्रीच करने में कामयाब हो जाते हैं। गेट पर रिपोर्ट आती है। नॉर्मा प्रोफेसर्स को इन्फॉर्म करती है कि 3 राजेदार आउटसाइडर स्कूल में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। प्रोफेसर मानस्टाइन आइडेंटिफाई करता है कि उनका टारगेट ड्रैगन वासे है, जो रिसेंटली प्रिंसिपल वापस लाया था और अभी स्कूल ग्राउंड्स के अंदर एल्पाइन इंस्टीट्यूट में स्टोर किया गया है। स्टाफ की कमी की वजह से नॉर्मा बताती है कि स्कूल की डिफेंस के लिए स्टूडेंट्स पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। नॉर्मा रिपोर्ट करती है कि उसने सीजर और जीहंग को स्कूल के क्रूशियल लोकेशंस सिक्योर करने के लिए असाइन कर दिया है। स्टूडेंट्स नॉर्मा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फ्रिगा बुलेट्स से खुद को आर्म करते हैं, जबकि सीजर का ग्रुप इंट्रूडर्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हो जाता है। माउंटेन ड्राइव के दौरान ल्यू मिंगफे फिर से एक ट्रांस स्टेट में चला जाता है, जिससे यूज एंग्जाइटी होने लगती है। उसे डर होता है कि कहीं रियल वर्ल्ड में अनकॉन्शियस होते हुए वो गाड़ी को पहाड़ से नीचे न गिरा दे, लेकिन ल्यू मिंगजे यूजे सेफली गाइड करता है।
मिंगजे मजाक में नोनो के बारे में टीज करता है, कहकर कि उसका माउंटेन पर बुलाना रोमांटिक इंटरेस्ट का साइन हो सकता है। जब मिंगफे इस आइडिया को रिजेक्ट करता है, नोनो और सीजर के रिलेशनशिप और एज डिफरेंस का रीजन देकर, तो मिंगजे रिवील करता है कि नोनो किसी से प्यार नहीं करती। वो मदद के तौर पर एक चीट कोड शेयर करता है, शो मी द फ्लावर्स। आखिरकार वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और गाड़ी से बाहर निकालते हैं। मीनवाइल स्कूल में एक इन्वेडर अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करता है कि उनकी ओरिजिनल टीम के सिर्फ 6 मेंबर्स बचे हैं, बाकी सब कैप्चर हो चुके हैं। एम्प्लॉयर मिशन पर जोर देता है, एल्पाइन इंस्टीट्यूट से ड्रैगन वास रिट्रीव करना। नॉर्मा प्रोफेसर्स को अपडेट करती है कि कौन कौन से इंट्रूडर्स पकड़े गए हैं और कौन अभी भी लूज हैं। जब प्रोफेसर माइनस्टाइन से रिमेनिंग इंट्रूडर्स को लोकेट करने के लिए उनकी स्नेक वॉइड पावर्स यूज करने को कहा जाता है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि पहले स्कूल का प्रोटेक्टिव बैरियर हटाना पड़ेगा। वो अपने फादर को कांटेक्ट करता है, जो इस बैरियर को हटाने के लिए अग्री हो जाते हैं, अपने बेटे के लिए अर्ली बर्थडे गिफ्ट के रूप में। जैसे ही प्रोफेसर माइनस्टाइन कंफर्म करता है कि बैरियर लिफ्ट होगा, उसी वक्त माउंटेन टॉप पर नोनो और ल्यू मिंगफे एक पोंड के पास बैठे होते हैं। मिंगफे यिक्सिंग और अकी की मौत पर कंडोलेंसेस देता है। नोनो बताती है कि वो उनकी लॉस को एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन साथ ही प्रोफेसर मैंस की डेथ का भी खुलासा करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि न्यू मिशन वाली स्टोरी झूठ है, सिर्फ स्टूडेंट्स में अनरेस्ट रोकने के लिए। मनसे ने कभी उससे कहा था कि यही उनकी मौत का सिग्नल होगा। नोनो अपनी मॉर्टेलिटी पर सोचने लगती है और कहती है कि अगर कभी वो मर जाए तो अनाउंस किया जाए कि वो आइसलैंड मिशन पर है, ताकि लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। फिर वो बात फायरफ्लाइज पर ले आती है और एक एंशिएंट मिथोलॉजी शेयर करती है, जिसमें फायरफ्लाइज सोल्स को वाटरफॉल के ऊपर ले जाकर उन्हें घर का रास्ता दिखाती हैं। मीनवाइल स्कूल में जैसे ही बैरियर ड्रॉप होता है, इन्वेजन कैप्टन अपनी यनलिंग पावर शैडो फील्ड एक्टिवेट करती है, जिससे उसकी टीम इनविजिबल हो जाती है और वो वल्हाला में सीजर की पोजीशन की तरफ एडवांस करते हैं। प्रोफेसर मनस्टाइन अपने वॉइड स्नेक्स रिलीज करता है, जो पूरे स्कूल में इंट्रूडर्स को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर गुंडेरन एक्सेप्ट करता है कि जब की पर्सनल मौजूद नहीं है, तो उन्हें स्टूडेंट्स पर ही भरोसा करना पड़ेगा। जब अनप्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पूछा जाता है, तो एक और प्रोफेसर अश्योर करता है कि 10,000 वॉल्ट इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी सिस्टम्स कुछ लोकेशंस को बिल्कुल इम्प्रेग्नेबल बना देते हैं। इसी बीच इंट्रूडर कोड नेम 13 अपने एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए इंडिपेंडेंटली स्कूल में घुसता है, चिमनी के थ्रू वाइन सेलर तक पहुंचने के प्लान के साथ। मिस्टीरियसली अबैंडन्ड सेलर में एंटर करते ही वो इंट्रूडर यूज किए गए मास्टर की कार्ड से एक डिस्कवर्ड डोर अनलॉक करता है। उधर वल्हाला में सीजर अपनी यनलिंग एबिलिटी कमाइताची एक्टिवेट करता है और चर्च की तरफ बढ़ रहे इनविजिबल इंट्रूडर्स को डिटेक्ट कर लेता है। वो जेहांग से कांटेक्ट करके एक कॉम्पिटिटिव चैलेंज प्रपोज करता है, कौन पहले अपने ओपोनेंट को डिफीट करेगा, बट जेहांग इस सजेशन को कैजुअली डिसमिस कर देता है। मीनवाइल नॉर्मा लाइब्रेरी को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है, जहां जेहांग स्टेशन्ड है। उसकी असिस्टेंट पहले यूजे अकेला छोड़ने में हेजिटेट करती है, लेकिन रेडियो कन्फर्मेशन और जेहांग के एक्सप्लेनेशन के बाद वो मजबूरन वहां से निकल जाती है। चर्च के अंदर इंट्रूडर्स का कवर टैब ब्लो हो जाता है जब उनकी लीडर का फोन रिंग करता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है सकतोकू में और रिवील करती है कि वो अकी की छोटी बहन है। सीजर जब कंडोलेंसेस ऑफर करता है, तो सकतोकू अपनी बहन के स्कूल ज्वाइन करने के डिसीजन पर नफरत दिखाती है, कहकर कि उनके बीच कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था। सकतोकू एक म्यूजिकल काउंटडाउन के साथ बैटल शुरू करने का ड्रामा करती है, लेकिन सीजर सॉन्ग के प्रीमेच्योरली एंड होने को सेंस करके तुरंत उसके कंपेनियंस को इनकैपेसिटेट कर देता है। तब सकतोकू उनकी रियल स्ट्रैटेजी रिवील करती है। उसका काम सिर्फ सीजर का ध्यान भटकाना था। असली प्लान ये था कि डेडपन गर्ल लाइब्रेरी में जेहांग का सामना करे। वो एक्सप्लेन करती है कि स्कूल के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स, जिन्हें आर्मरेस्ट डुओ कहा जाता है, उन्हें न्यूट्रलाइज करना ही उनका में ऑब्जेक्टिव था। लाइब्रेरी में एक मास्क्ड लड़की डेडपैन गर्ल जेहांग के सामने खड़ी होती है। प्रोफेसर स्क्रीन्स के जरिए सिचुएशन मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसके वेपनलेस होने पर कंसर्न जताते हैं। प्रोफेसर गुंदरान डिस्कवर करता है कि जेहांग की यनलिंग एबिलिटी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जो सिर्फ टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। जब जेहांग अपनी रॉयल ब्लेज एक्टिवेट करता है, एक रेयर और एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव पावर जो पूरे एरिया को फीरी इन्फर्नो में बदल देती है, तो प्रोफेसर गुंदारन समझ जाता है कि एवैक्यूएशन ऑर्डर्स इतने सीक्रेट क्यों रखे गए थे।
सभी के लिए शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब डेडपैन गर्ल रिवील करती है कि उसके पास भी वही पावर है। वो कामली जीहांग के अगेंस्ट बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाती है। जीहोंग के साथ कॉम्बैट एंगेज करने की प्रिपरेशन चल रही होती है। इसी बीच कहीं और 13 का इनकाउंटर होता है एवा से, जो नॉर्मा की एआई पर्सनैलिटीज में से एक है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर। एवा बताती है कि अल्फाइम इंस्टीट्यूट तक जाने वाला अंडर वाटर रूट पिछली 50 सालों से यूज नहीं हुआ, लेकिन 13 के पास प्रॉपर क्लियरेंस कार्ड होने की वजह से वो उस रोक नहीं सकती। उनकी छोटी सी कॉन्वर्जेशन के दौरान ही 13 को अपने एम्प्लॉयर से मैसेज मिलता है कि पेमेंट बढ़ाकर 5 मिलियन कर दी गई है। एक्साइटमेंट में वो एक रिजर्वॉयर में गिर जाता है और फाइनल इंस्ट्रक्शंस मिलने से पहले ही अपना फोन खो देता है। अंडर वाटर आगे बढ़ते हुए और वह एक दरवाजे तक पहुंचता है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, लेकिन जब वह किसी आवाज को उसे भाई कहकर बुलाते हुए सुनता है तो वह दरवाजा खोलने का निर्णय लेता है। पहाड़ पर नोनो सीजर के व्यवहार के लिए क्षमा मांगती है। वह समझाती है कि सीजर केवल यही चाहता था कि लू मिंगफेई एक एस रैंक छात्र से जुड़ी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। इसके बाद वह स्वीकार करती है कि नृत्य का निमंत्रण उसने स्वयं भेजा था, सीजर ने नहीं। उसके डांस पार्टनर को लेकर हल्का सा मजाक करने के बाद वह अचानक उसे स्टूडेंट यूनियन में शामिल होने का प्रस्ताव देती है। लू मिंगफेई के मन में यह शंका न रहे कि सीजर उसका उपयोग कर रहा है, इसलिए नोनो स्पष्ट करती है कि वह सच में चाहती है कि वह स्टूडेंट यूनियन में आए ताकि वह उसकी देखभाल एक छोटे भाई की तरह कर सके। वह यह भी बताती है कि सीजर के साथ उसकी सगाई दोनों परिवारों के बीच किया गया एक राजनीतिक समझौता मात्र है। जब मिंगफेई उससे पूछता है कि उसके पहले अटपटे नृत्य के दौरान उसने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तो नोनो बताती है कि सीजर ने ही उसे रोक दिया था। वह मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर मिंगफेई सच में उसकी रक्षा करना चाहता है तो उसे तोहफे देने चाहिए। बातचीत का रुख तब बदलता है जब नोनो बताती है कि उसे हर साल अपने जन्मदिन पर किसी रहस्यमय व्यक्ति से एक उपहार मिलता है। तभी मिंगफेई को मिंगस का चीट कोड याद आता है। वह शो मी द फ्लावर्स को सक्रिय करता है। कार का स्टीरियो बज उठता है और आसमान में आतिशबाजी छूटती है जो शब्दों में बदल जाती है, हैप्पी बर्थडे नोनो। यह दृश्य नोनो को भावुक कर देता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी क्षण मिंगफेई को समझ आता है कि वह जिस उपहार की बात कर रही थी वह उसकी स्वर्गवासी मां की जन्मदिन पर उपहार देने की परंपरा से जुड़ा था। इस भावनात्मक पल से अभिभूत होकर मिंगफेई वादा करता है कि वह हमेशा उसका छोटा भाई बनकर रहेगा, और खुशी से भरी नोनो यह प्रतिज्ञा करती है कि वह हमेशा उसकी देखभाल करेगी। इसी दौरान स्कूल में 13 जैसे ही उस रहस्यमय दरवाजे को खोलता है, तेज जलधाराएं उसे खींचकर एक कक्ष में ले जाती है। उसका सामना एक शार्क से होता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वह बताता है कि जानवर सामान्यतः उससे दूर रहते हैं, शायद उसकी किसी जन्मजात विशेषता के कारण, जो इस स्थिति में उसके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होती है। अंततः वह कॉलेज के नीचे स्थित जलमग्न अनुसंधान संस्थान तक पहुंच जाता है और अपने की कार्ड की मदद से भीतर प्रवेश कर लेता है। अनुसंधान संस्थान के भीतर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैज्ञानिक द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित ड्रैगन वेस के चारों ओर एकत्र होते हैं। प्रधानाचार्य बताते हैं कि उन्हें ड्रैगन किंग नॉर्टन का अध्ययन करने का एक अभूतपूर्व अवसर मिला है, लेकिन जब कुछ शोधकर्ता तुरंत उसका विच्छेदन करने का सुझाव देते हैं तो प्रधानाचार्य उन्हें रोकते हैं और चेतावनी देते हैं कि ऐसा करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके परिणाम कल्पना से परे और विनाशकारी हो सकते हैं। उसके भीतर छिपे हुए अब तक निष्क्रिय पड़े अज्ञात खतरे किसी भी क्षण जाग सकते थे। प्रधानाचार्य बताते हैं कि ड्रैगन भ्रूण को निष्क्रिय बनाए रखने के लिए उन्होंने अत्यंत सावधानीपूर्वक उपाय किए हैं। वह यह भी खुलासा करते हैं कि प्रोफेसर मांस द्वारा पारे मरकरी के प्रयोग के कारण ही उस फूलदान में एक दरार आई थी। नॉर्मा की एमआरआई जांच से पता चलता है कि फूलदान में ड्रैगन भ्रूण की 2 गुहाएं हैं, जिनमें से एक रहस्यमय रूप से खाली है। जब प्रमुख शोधकर्ता जोर देकर कहता है कि फूलदान को काटकर खोलना चाहिए तो प्रधानाचार्य उस पर चाकू तान देते हैं। वह तुरंत निकासी इवैक्यूएशन का आदेश देते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि ड्रैगन किंग जाग गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। निकासी की अफरा तफरी का फायदा उठाकर 13 आसानी से कमरे में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वह फूलदान चुराने की कोशिश करता है उसे डरावने दर्शन होने लगते हैं। एक स्त्री की आवाज उसे भाई कहकर बुलाती है। जब वह फूलदान की तस्वीरें लेता है तो ये दृश्य बार बार दोहराते हैं। घबराकर वह भाग खड़ा होता है और अनजाने में अपनी जेब से एक बोतल गिरा देता है। उसे यह पता नहीं होता कि उसके अंतिम निर्देश उस बोतल के घोल को फूलदान पर डालना और उसके भीतर की वस्तु निकालना उसके फोन के साथ ही जलाशय में खो चुके हैं। कुछ ही देर बाद एक रहस्यमय व्यक्ति वहां प्रवेश करता है। वह गिरी हुई बोतल उठा लेता है और फूलदान के पास जाता है। वह घोल को फूलदान पर उड़ेलता है, फिर उसमें अपना रक्त मिलाता है। जैसे ही फूलदान से ऊर्जा का सैलाब उमड़ता है
वह घोषणा करता है कि अब उसका रक्त और यह ड्रैगन दोनों निधोक के हैं। उधर चर्च में सीजर और सकातोकू माई के बीच द्वंद्व और तीव्र हो जाता है। सीजर उसकी लगातार हमलों को सफलतापूर्वक रोकता है और एक चुनौती रखता है। यदि माई 3 प्रयासों में उसे घायल कर देती है तो वही विजेता होगी। उसका पहला हमला सीजर की रक्षा के सामने विफल हो जाता है। वह सीजर की यांडलिंग क्षमता की प्रशंसा करती है। दूसरा प्रयास, जिसमें वह एक हेयरपिन की मदद से अपनी नकली प्रतिकृति बनाती है, वह भी असफल रहता है क्योंकि सीजर धोखे को भांप लेता है। तीसरे प्रयास में माई और भी जटिल चाल चलती है, लेकिन सीजर की यांडलिंग शक्ति फिर से हावी रहती है। हताश होकर माई नियम तोड़ते हुए बंदूक निकाल लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे इस्तेमाल कर सके, कहीं दूर से किसी बच्चे की फुसफुसाती आवाज गूंजती है और उसी क्षण चर्च में एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। दोनों को अपनी लड़ाई रोकनी पड़ती है। सीजर इसे बराबरी घोषित करता है, लेकिन माई इससे असहमत रहती है। उनका ध्यान अब वहां बचे रहस्यमय सबूतों पर जाता है। फर्श पर पिघले हुए पद चिन्ह, दीवार में जली हुई सुराख, और माई बताती है कि वहां का तापमान सूर्य के तापमान के बराबर था। सीजर चिंता जताता है कि उसकी यांडलिंग क्षमता उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाई, हालांकि उसने तहखाने से ऊपर जाती लिफ्ट की आवाज सुनी थी। माई सोचती है कि ऐसा विनाश किस तरह का राक्षस कर सकता है। तभी सीजर एक भयावह निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसकी कामायताची शक्ति घुसपैठिए को इसलिए नहीं पकड़ पाई क्योंकि उसका कोई हृदय स्पंदन ही नहीं था। इधर पहाड़ पर कार के अपने आप स्टार्ट हो जाने को लेकर उठी अजीब आस्था भरी उलझन को नोनो हल्के में टाल देती है और कॉलेज लौटने का सुझाव देती है। वापसी के दौरान नोनो सीजर का वॉइसमेल चेक करती है और स्कूल पर हुए आक्रमण के बारे में जान जाती है। वह घबराए हुए नोनो लू मिंगफेई को ढांढस बंधाती है और उसे आश्वस्त करती है कि उनके पहुंचने से पहले ही सीजर और क्यू जिहोंग हालात संभाल लेंगे। इधर स्कूल में प्रोफेसर जिहोंग और उस भावहीन नकाबपोश लड़की के बीच चल रही भीषण लड़ाई को देखते हैं। वे नोट करते हैं कि दोनों की शक्ति लगभग बराबर है। एक प्रोफेसर ध्यान दिलाता है कि नकाबपोश लड़की अपनी शक्तियों पर जिहोंग की तुलना में कहीं बेहतर नियंत्रण दिखा रही है और ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर समय खींच रही है, उसे हराने की कोशिश नहीं कर रही। उधर 13 साइकिल से भागने की कोशिश करता है। प्रोफेसर गुंडेरेन उसे निगरानी कैमरों में देख लेता है और छात्रों को उस पर गोली चलाने का आदेश देता है। तमाम कोशिशों के बावजूद 13 गोलियों से बचता हुआ निकल जाता है, लेकिन तभी लू मिंगफेई गलती से उससे टकरा जाता है। मिंगफेई माफी मांगता है, पर 13 उस पर चाकू तान देता है। इसी क्षण हालात एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। 13 असल में ओल्ड टांग होता है, मिंगफेई का पुराना दोस्त। ओल्ड टांग बताता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह वही कैसल कॉलेज है जिसके बारे में मिंगफेई पहले कभी जिक्र करता था। लेकिन तभी उनकी योजना में बाधा आ जाती है। अचानक एक रहस्यमय लड़का प्रकट होता है। आग की लपटों से घिरा हुआ उसके चारों ओर एक ऊर्जा ढाल होती है। वह उनके वाहन की छत पर उतरता है और जोर से पुकारता है, भाई। भीषण गर्मी के कारण वे पीछे मुड़कर ठीक से देख नहीं पाते, लेकिन रियर व्यू मिरर में उन्हें उसकी एक झलक मिल जाती है। उसी पल मिंगफेई गाड़ी तेजी से भगा लेता है। प्रोफेसर तुरंत सुरक्षा कर्मियों और छात्रों को आदेश देता है कि वे उस रहस्यमय बच्चे पर लंबी दूरी की गोलियों से हमला करें और उससे दूरी बनाए रखें। मगर जैसे ही गोलियां उसकी ऊर्जा ढाल से टकराती हैं, वे पल भर में पिघल जाती हैं। जब हमला ग्रेनेड तक बढ़ाया जाता है, तब भी कोई असर नहीं होता, बल्कि इससे वह बच्चा और भी क्रोधित हो जाता है। इसके जवाब में वह अपनी राजसी ज्वाला शक्ति रॉयल ब्लेज मुक्त करता है। एक भयानक विस्फोट होता है जो अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह विशाल विस्फोट जिहोंग और उस मृत सी दिखने वाली लड़की के बीच चल रही लड़ाई को भी बीच में ही रोक देता है। दोनों एक बड़े खतरे को भांपकर अपनी लड़ाई समाप्त कर देते हैं। अपने सहायक से स्थिति की जानकारी मिलने के बाद जिहोंग उस लड़की की बात सुनता है। वह समझाती है कि यह बच्चा गलती से मुक्त हो गया था और जिहोंग से उस पर भरोसा करने की विनती करती है। जिहोंग उसकी बात मान लेता है। उधर हालात से घबराकर प्रोफेसर मैनस्टीन अपने पिता से संपर्क करता है और बैरियर को फिर से सक्रिय करने की गुजारिश करता है ताकि बच्चे की यौनलिंग शक्तियों को निष्क्रिय किया जा सके। लेकिन उसके पिता एक भयावह सच बताते हैं, यह बैरियर इस दुश्मन के सामने बिल्कुल बेकार होगा। वह कोई साधारण अस्तित्व नहीं, बल्कि पहली पीढ़ी का ड्रैगन है, कांस्य और अग्नि का ड्रैगन किंग। उस बच्चे की शक्ति उनकी सभी रक्षात्मक सीमाओं से परे है। माई उस ड्रैगन बॉय के हमले की रिपोर्ट अपने नियोक्ता को देती है। जब वह उसके स्टील फर्नेस जैसे शरीर और ऊर्जा ढाल का वर्णन सुनती है तो चौंक जाती है और सवाल करती है कि उसे रिहा कैसे किया गया। जिहोंग स्थिति की पुष्टि करता है और माई वीडियो सबूत भेजती है। तभी नियोक्ता एक अहम निष्कर्ष पर पहुंचती है। वह लड़का ड्रैगन किंग नॉर्टन नहीं है, बल्कि उसका भाई कॉन्स्टेंटीन है। वह वादा करती है कि उसे नियंत्रित करने के लिए वह कोई रणनीति बनाएगी। इधर
कॉन्स्टेंटीन इलाके में भटकता रहता है और बार बार अपने भाई को पुकारता है। लू मिंगफेई, ओल्ड टांग और नोनो खंभों के पीछे छिप जाते हैं। मिंगफेई अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताता है। जब उससे उसके पेशे के बारे में पूछा जाता है तो ओल्ड टांग बताता है कि वह एक हंटर है। नोनो समझाती है कि उसकी संस्था असल में जानवरों का शिकार नहीं करती, बल्कि रहस्यमय कलाकृतियों को खोजने का काम करती है। ओल्ड टांग बताता है कि उसने ऑनलाइन इस संगठन को ज्वाइन किया था और उसे एक फूलदान चुराने का काम सौंपा गया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह काम मिंगफेई के कॉलेज से जुड़ा होगा। जब वह मिंगफेई को फूलदान की तस्वीर दिखाता है तो तीनों उसकी सतह पर पड़ी दरार को साफ साफ देख लेते हैं, जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉन्स्टेंटीन उसी फूलदान से बाहर निकला होगा। नोनो कॉन्स्टेंटीन के व्यवहार को ध्यान से देखती है और शक जताती है कि वह उन सब में से किसी एक को खास तौर पर खोज रहा है। उनकी छिपने की जगह तब उजागर हो जाती है जब फिंगर उन्हें देख लेता है और जोर से चिल्ला उठता है, जिससे कॉन्स्टेंटीन का ध्यान सीधे उनकी ओर खिंच जाता है। फिंगर झुंझलाते हुए शिकायत करता है कि मिंगफेई उसे जबरदस्ती डांस में घसीट लाया और अब इस जानलेवा मुसीबत में भी फंसा दिया। इसी दौरान कॉन्स्टेंटीन उनकी ओर बढ़ने लगता है और तीनों को जान बचाकर भागना पड़ता है। भागते हुए समूह का सामना सीजर और माई से होता है। सीजर की पहली चिंता नोनो की सुरक्षा होती है। वह उसे बाकी लोगों के साथ स्विमिंग पूल की ओर जाने को कहता है। नोनो पहले मना कर देती है, लेकिन जब सीजर समझाता है कि उसकी मौजूदगी से उसका ध्यान लड़ाई में बढ़ सकता है तो वह मान जाती है। माई दृढ़ संकल्प के साथ कहती है कि वह अपनी टीम के साथियों की रक्षा के लिए ड्रैगन बॉय को हर हाल में रोकेगी। उसी समय माई को अपने नियोक्ता का फोन आता है, जो बेहद अहम जानकारी देता है। गैर धातु से बनी फ्रेगा गोलियां कॉन्स्टेंटीन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती हैं, हालांकि उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। इस जानकारी से लैस होकर सीजर और माई अपने हथियार लौट करते हैं और यह बात प्रोफेसरों को भी बता देते हैं। उनकी गोलियां असर दिखाती हैं और जल्द ही बाकी गार्ड्स और छात्र भी वही गोला बारूद इस्तेमाल करने लगते हैं। इधर ल्यू मिंगफेई, ओल्ड टांग और फिंगर स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं। कुछ पल के लिए वे अपनी जानलेवा स्थिति भूलकर पानी में खेलते हैं, लेकिन पास आती कदमों की आहट उन्हें तुरंत होश में ले आती है। वे पूरी तरह पानी के नीचे छिप जाते हैं। अचानक मिंगफेई खुद को एक बदली हुई दुनिया में पाता है। पूल का पानी लाल हो चुका है और उसकी सतह से भाप उठ रही है। किनारे पहुंचकर वह मान लेता है कि यह उसकी किसी और दृष्टि विजन का असर है और वह अपने आप को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी जगह उसका सामना कॉन्स्टेंटीन से होता है। उस लड़के को देखकर मिंगफेई के मन में एक अजीब सी पहचान का एहसास जाग उठता है। उस दृश्य में कॉन्स्टेंटीन मिंगफेई के पास आता है और उसे सूंघने लगता है। मिंगफेई उसके शरीर से निकलती असहनीय गर्मी के बारे में सोच ही रहा होता है कि आसपास का दृश्य बदल जाता है। एक पिरामिड उभर आता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह कांस्य और अग्नि के नगर में है और यह वही लड़का है जो स्कूल में उनका पीछा कर रहा था। तभी ल्यू मिंगजी अचानक प्रकट होता है। वह कॉन्स्टेंटीन को लात मारकर दूर फेंक देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसके भाई से दूर रहे और अपना भाई खुद ढूंढे। अगले ही पल मिंगफेई स्कूल के पूल के पास जागता है, अकेला, भ्रमित और हक्का बक्का। प्रिंसिपल वहां आते हैं और उसे एक ओवरवॉच टावर तक ले जाते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने ड्रैगन बॉय को घेर लिया है। फिर वे मिंगफेई को एक दुर्लभ कीमियागिरी अल्केमिक गोली दिखाते हैं जो एक ड्रैगन किंग को मारने में सक्षम है। वह निर्देश देते हैं कि जैसे ही वह कॉन्स्टेंटीन की रक्षा परत तोड़ें, मिंगफेई को उसकी घूमती हुई आंख पर निशाना लगाना होगा। ली होंग और सीजर पर मिंगफेई की सफल गोलीबारी का जिक्र करते हुए प्रधानाचार्य अपनी यानलिंग क्षमता का खुलासा करते हैं, टाइम जीरो, जो समय को बेहद धीमा कर देती है ताकि मिंगफेई को साफ निशाना मिल सके। हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहकर वह उसे अकेला छोड़ देते हैं। इसी दौरान ओल्ड टांग बेहद बेचैन दिखाई देता है जब फिंगर उससे पूल में छोड़कर भागने को लेकर सवाल करता है। ओल्ड टांग पूछता है कि क्या फिंगर भी कॉन्स्टेंटीन को उसे भाई कहकर बुलाते हुए सुनता है। तभी हालात और भयावह हो जाते हैं। कॉन्स्टेंटीन अपने असली ड्रैगन रूप में बदल जाता है। प्रधानाचार्य छात्रों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर स्वयं कमान संभालते हैं। टाइम जीरो सक्रिय करते ही वह ड्रैगन की रक्षा परत को तोड़ देते हैं। उसकी घूमती हुई आंख उजागर हो जाती है और वह मिंगफेई को निर्णायक गोली चलाने का आदेश देते हैं। मिंगफेई जैसे ही झिझकता है, ल्यू मिंगजी उसके पीछे प्रकट होता है। उसका हाथ थामकर निशाना स्थिर करता है। गोली चलने के बाद प्रधानाचार्य सभी छात्रों को जिंदा गोलियों से हमला करने का आदेश देते हैं। अचानक ड्रैगन उड़कर ओल्ड टांग के पास पहुंचता है और अपनी विशाल देह से उसे गोलियों की बारिश से बचा लेता है। अपनी अंतिम सांसों में वह ओल्ड टांग को बचा लेता है, टांग को पुकारता है, भाई, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हक्का बक्का और टूट चुका ओल्ड टांग वहां से भाग खड़ा होता है। भागते हुए उसकी स्मृतियां लौटने लगती है। उसके अतीत की झलकियां सह
भागते हुए उसके भीतर दबी हुई यादें उमड़ पड़ती हैं। कॉन्स्टेंटीन के साथ बिताया हुआ अतीत, वे दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। एक दूसरे की रक्षा करने की कसम और साथ मिलकर दुनिया पर राज करने का वादा। वह ठिठक जाता है जब उसकी असली पहचान का पूरा बोझ उस पर टूट पड़ता है। उसका भयानक रूपांतरण शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद मैनस्टीन के पिता और प्रधानाचार्य के बीच एक रहस्य उद्घाटन भरी बातचीत होती है। वे नॉर्टन के पुनः प्रकट होने पर चर्चा करते हैं। जब मैनस्टीन के पिता पूछते हैं कि प्रधानाचार्य ने ओल्ड टांग को तुरंत मारने के बजाय उसे रूपांतरित होने देने की रणनीति क्यों अपनाई, तो प्रधानाचार्य एक प्राचीन सत्य उजागर करते हैं। मनुष्यों ने कभी भी सच में ड्रैगनों को मारा नहीं है, केवल उन्हें सील किया है। ड्रैगन किसी भी बचे हुए शरीर के हिस्से से पुनर्जीवित हो सकते हैं, इसी कारण उन्हें नष्ट करने के बजाय बंद करना पड़ता है। प्रधानाचार्य यह भी बताते हैं कि उनके शरीर में बहता हाइब्रिड रक्त ही उन्हें 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रखे हुए है, लेकिन अब उन्हें एक उत्तराधिकारी चाहिए जो उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। उनका अंतिम लक्ष्य है ड्रैगनों का पूर्ण विनाश। वे नॉर्टन के अंधे क्रोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैनस्टीन के पिता संभावित मानवीय हताहतों को लेकर चिंता जताते हैं, लेकिन प्रधानाचार्य पूरी तरह आश्वस्त रहते हैं। उनका मानना है कि नॉर्टन का क्रोध अंततः उसी के विनाश का कारण बनेगा। उनकी योजना केवल 4 ड्रैगन किंग्स तक सीमित नहीं है, वे निधोक को भी समाप्त करना चाहते हैं। ड्रामाई घटनाओं के अगले दिन लू मिंगफेई और फिंगर हालात पर चर्चा करते हैं। फिंगर बताता है कि कॉलेज के कार्यकारी अधिकारी वापस लौट आए हैं और सुरक्षा प्रणाली को अपग्रेड किया जा रहा है। वह सीक्रेट पार्टी के ऐतिहासिक गठन से जुड़ी कुछ जानकारियां भी साझा करता है। जब फिंगर मिंगफेई से पूछता है कि वह किस सोसाइटी में शामिल होगा, तो मिंगफेई बताता है कि उसने स्टूडेंट यूनियन चुनने का फैसला किया है, मुख्यतः अपनी सीनियर नोनो के प्रभाव के कारण। उसकी हैरानी तब होती है जब फिंगर खुलासा करता है कि वह पहले से ही स्टूडेंट यूनियन का सदस्य है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मिंगफेई दरवाजा खोलता है और सामने एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो उसे उसका स्टूडेंट यूनियन आईडी कार्ड सौंपता है। वह बताता है कि यह कार्ड पहले से ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि नोनो को पूरा भरोसा था कि मिंगफेई यही फैसला करेगा। साथ ही वह उसे सूचित करता है कि सीजर ने 1 घंटे बाद मीटिंग बुलाई है। उधर प्रधानाचार्य सीजर से मिलते हैं और ड्रैगन किंग को काबू में करने के लिए उसके प्रयासों की सराहना करते हैं। फिर वह उसे एक नया मिशन सौंपते हैं, स्टूडेंट यूनियन का नेतृत्व करते हुए ब्रॉन्ज सिटी की एक अभियान यात्रा। विशेष रूप से वह लू मिंगफेई की भागीदारी चाहते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता इस मिशन के लिए अत्यंत मूल्यवान है। सीजर आभार के साथ इस कार्य को स्वीकार कर लेता है। मिशन मिलने के बाद सीजर मिंगफेई को अपने ऑफिस बुलाता है और आगामी अभियान पर चर्चा करता है। कम जीवित लौटने की दर सुनकर मिंगफेई साफ तौर पर घबरा जाता है और तरह तरह के बहाने बनाकर खुद को इस मिशन से बचाने की कोशिश करता है। जब सीजर अधिकारियों की कर्मचारी कमी का जिक्र करता है, तो मिंगफेई तुरंत गणितीय तर्क देकर उसका जवाब देता है। तभी सीजर एक अहम बात उजागर करता है, एक फ्रेशमैन होते हुए चुना जाना दरअसल एक महान सम्मान है। वह बताता है कि सभी नए छात्रों में से सीजर स्पष्ट कर देता है कि सभी फ्रेशमैन में से केवल लू मिंगफेई और जीरो को ही चुना गया है, और जीरो पहले ही इस मिशन के लिए हामी भर चुकी है। मिंगफेई की लगातार हिचकिचाहट से झुंझलाकर और उसके एस रैंक के अनुरूप न जी पाने से नाराज होकर सीजर उसे चेतावनी देता है कि अगर वह मिशन से इनकार करता रहा तो उसका स्टूडेंट यूनियन आईडी वापस ले लिया जाएगा। उसी समय नोनो बीच में आती है और वादा करती है कि वह मिंगफेई की एक जिम्मेदार बड़ी बहन की तरह देखभाल करेगी। अब भी थोड़ा डरा हुआ होने के बावजूद मिंगफेई आखिरकार हामी भर देता है। सीजर घोषणा करता है कि उनके पास मिंगफेई को तैयार करने के लिए 2 महीने हैं। अगले 2 महीने मिंगफेई के लिए कठोर प्रशिक्षण काल में बदल जाते हैं। वह जीवित रहने से जुड़ी तमाम जरूरी चीजें सीखता है, डाइविंग, मार्शल आर्ट्स, सहन शक्ति प्रशिक्षण, हाथापाई, स्टैमिना बढ़ाने की ट्रेनिंग, शूटिंग और कई अन्य कौशल। जैसे जैसे अभियान का दिन नजदीक आता है, एक घबराया हुआ मिंगफेई अपने उपकरण पहनकर तैयार होता है। फिंगर उसकी बेचैनी नोटिस करता है और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। बातचीत के दौरान फिंगर एक दिलचस्प बात बताता है, कपल्स को साथ में डाइव करने की अनुमति नहीं होती। वह समझाता है कि यिक्सिंग और आकी ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता छिपा रखा था। यह सुनकर मिंगफेई को एहसास होता है कि इस मिशन में सीजर और नोनो एक जोड़ी के रूप में डाइव नहीं कर पाएंगे। फिंगर के सामने दिल खोलते हुए मिंगफेई स्वीकार करता है कि उसे इस मिशन से जिंदा लौटने का गहरा डर है। वह अपना क्रेडिट कार्ड फिंगर को थमा देता है और कहता है कि अगर वह वापस ना आए तो फिंगर जो चाहे खरीद सकता है। अपने स्वभाव के अनुसार फिंगर तुरंत खाने का ऑर्डर देने लगता है, जिसे देखकर मिंगफेई दंग रह जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिंगर कार्ड लौटा देता है और मिंगफेई को हौसला देते हुए कहता है कि वह जरूर सुरक्षित लौटेगा। यह अप्रत्याशित समर्थन
मिंगफेई के भीतर एक नया आत्मविश्वास जगा देता है। उधर नॉर्टन अपने आने वाले कार्य के लिए अपने एक सेवक ड्रैगन को बुलाकर तैयारियां शुरू करता है। आखिरकार मिशन ऑपरेशन ब्रॉन्ज शुरू होता है। लियू मिंगफेई, जीरो, नोनो और सीजर अपने जहाज पर सवार होते हैं। प्रोफेसर मैनस्टीन उन्हें उनके प्रभावशाली हथियारों के बारे में जानकारी देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि ड्रैगन से टकराव की संभावना बहुत कम है। वह गर्व से जहाज की उन्नत सुरक्षा प्रणालियां दिखाते हैं, जिसमें एक नया एडवांस टॉर्पीडो भी शामिल है जो किसी भी ड्रैगन को गिरा सकता है। उनका मुख्य उद्देश्य साफ है, ब्रॉन्ज सिटी में घुसपैठ करना और उसे नष्ट करना, इससे पहले कि नॉर्टन उस पर दावा कर सके। जब मिंगफेई सवाल करता है कि इतनी कीमती और खजानों से भरी नगरी को नष्ट करना क्यों जरूरी है, तो मैनस्टीन उनकी तकनीकी सीमाओं का हवाला देते हैं। वे पूरी नगरी को अध्ययन के लिए सतह पर ला ही नहीं सकते। टीम का मानना है कि नॉर्टन अपनी पूरी शक्ति वापस पाने के लिए उसी नगरी में लौटेगा और वहां कोकून अवस्था में प्रवेश करेगा। इसके बाद मैनस्टीन डाइविंग व्यवस्था समझाते हैं, नोनो के साथ लियू मिंगफेई और सीजर के साथ जीरो। शुरुआती योजना के अनुसार सीजर और जीरो को पहले गोता लगाकर कोकून को ढूंढना और नष्ट करना था, लेकिन तभी जीरो अचानक मना कर देती है और कहती है कि उसे मासिक धर्म हो रहा है। मिंगफेई यह कहकर उसे मनाने की कोशिश करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जीरो अपने फैसले पर अड़ी रहती है। मिंगफेई की निराशा के बीच यह जिम्मेदारी अब उस और नोनो पर आ जाती है। तैयारी के दौरान नोनो उसे उनके डाइविंग सूट के बारे में विस्तार से समझाती है, खासकर कॉन्शियसनेस लाइन के बारे में, जो एक सुरक्षा व्यवस्था है। अगर वे बेहोश हो जाएं, तो यही लाइन उन्हें वापस खींच लाएगी। जब मिंगफेई ड्रैगन से मुठभेड़ को लेकर चिंता जताता है, तो मैनस्टीन उसे फिर से आश्वस्त करते हैं। वे बताते हैं कि फिलहाल ड्रैगन अपने निष्क्रिय गहरी नींद के दौर में है। वह नॉर्टन की स्थिति पर भी रोशनी डालते हैं। जब नॉर्टन वर्षों पहले भागा था, तब वह मानव रूप में था। अपनी संपूर्ण ड्रैगन शक्ति वापस पाने के लिए उसे अनिवार्य रूप से कोकून अवस्था में प्रवेश करना होगा। इस परिवर्तन के दौरान वह गहरी निद्रा में रहेगा, इसीलिए उससे मुठभेड़ की संभावना बेहद कम है। जहाज का दल उनकी प्रगति पर नजर रखता है, जबकि लू मिंगफेई और नोनो समुद्र की गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं। प्राचीन द्वार तक पहुंचकर मिंगफेई तय प्रक्रिया के अनुसार द्वार की किनारी पर बने पात्र में शुद्ध रक्त डालता है। अचानक द्वार जीवित हो उठता है और उसे काट लेता है। पर्याप्त ड्रैगन रक्त का स्वाद लेने के बाद वह पकड़ ढीली कर देता है, लेकिन मिंगफेई की घबराई हुई चीखें सुनकर नोनो तुरंत उसकी मदद को दौड़ती है। आंसुओं के बीच नोनो शांत स्वर में बताती है कि यह सिर्फ एक हल्की सी काट है। जब वह मिंगफेई से अपना हाथ देखने को कहती है, तो उसे एहसास होता है कि वह सही है, बस एक छोटा सा घाव है। नोनो की सलाह पर वह उसे कपड़े से बांध लेता है, हालांकि घबराहट में वह जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल कर लेता है। द्वार चरमराते हुए खुलता है और एक तेज जलधारा उन्हें भीतर खींच लेती है। कुछ पलों के लिए नोनो बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है, तो वह खुद को और मिंगफेई को उस रहस्यमय नगरी के भीतर पाती है। वह तुरंत नॉर्मा से हवा की गुणवत्ता के बारे में पूछती है और नॉर्मा पुष्टि करती है कि यहाँ की हवा सांस लेने योग्य है। ऑक्सीजन बचाने के लिए नोनो मिंगफेई को अपना ब्रीदिंग उपकरण हटाने को कहती है। दोनों एक अनजान गलियारे से प्रोफेसर मैनस्टीन को रिपोर्ट करते हैं। नॉर्मा उनके पहले के निष्कर्ष की पुष्टि करती है और बताती है कि नॉर्टन की वापसी से शहर की प्रणालियां फिर से सक्रिय हो गई हैं। जब नोनो बम रखने की जगह के बारे में पूछती है, तो मैनस्टीन उन्हें ड्रैगन किंग के महल को खोजने का निर्देश देता है। रास्ता ढूंढने के लिए वह मिंगफेई को पानी में एक विशेष रंग ढाई छोड़ने को कहता है और उसकी धारा का पीछा करने का आदेश देता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मिंगफेई का डर साफ झलकने लगता है। वह आसपास खड़ी भयावह मूर्तियों पर घबराकर टिप्पणी करता है, जिस पर नोनो उसे छेड़ते हुए कायर कह देती है। मौका देखकर नोनो इन मूर्तियों के पीछे का अंधकारमय इतिहास बताती है। वह बताती है कि कभी एक जनजाति ब्रॉन्ज सिटी आई थी, जो ड्रैगन किंग को जगाने के लिए फसलों, जानवरों और यहाँ तक कि एक सुंदर युवती की बलि भी लाती थी। लेकिन नॉर्टन इन भेंटों से संतुष्ट नहीं हुआ और कभी प्रकट ही नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां ढाई का प्रवाह रुक जाता है, वही स्तंभ जहां कभी ये शेंग और आखी पहुंचे थे। आगे उन्हें नॉर्टन के सम्मान में बनी एक भव्य प्रतिमा दिखाई देती है। मिशन जल्द पूरा करने की जल्दबाजी में मिंगफेई यहीं बम गिराने का सुझाव देता है, लेकिन नोनो की तेज बुद्धि तुरंत भांप लेती है कि ड्रैगन किंग का असली महल उस जगह नहीं हो सकता जहां केवल बलिदान चढ़ाए जाते थे। फौरन फैसला लेते हुए वह चालाकी से मिंगफेई को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए उकसाती है और अचानक उसे पानी में धक्का दे देती है। जब प्रोफेसर मैनस्टीन स्थिति की जानकारी मांगते हैं, तो नोनो रिपोर्ट करती है कि उनके आसपास दृश्यता बहुत खराब है। अचानक वे पानी के भीतर शहर के एक नए हिस्से में खिंच जाते हैं, एक भयावह स्थान जो अतीत की लड़ाइयों की याद दिलाता है। चारों ओर
उन योद्धाओं के कंकाल बिखरे पड़े हैं जिन्होंने कभी नॉर्टन को चुनौती दी थी और असफल रहे थे, इससे पहले कि शहर डूब गया। मौके का फायदा उठाते हुए नोनो मिंगफेई के घायल हाथ को मांगती है। वह पट्टी खोलती है और उसके रक्त से उनके नीचे छिपे एक गुप्त द्वार को सक्रिय करती है। द्वार के सक्रिय होते ही वे शहर के एक और हिस्से में खिंच जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही गंभीर परिणामों की शुरुआत भी हो जाती है। वे जहाज से संपर्क और कॉन्शियसनेस लाइन दोनों खो देते हैं। ऊपर प्रोफेसर मैनस्टीन और सीजर तुरंत अपनी यानलिंग क्षमताएं सक्रिय करते हैं ताकि लापता जोड़ी का पता लगाया जा सके। एक अज्ञात इलाके में पहुंचकर नोनो और मिंगफेई को एक जर्जर सा घर मिलता है। वे भीतर जाने का फैसला करते हैं। कॉन्शियसनेस लाइन के गायब होने की बात सुनकर मिंगफेई घबरा जाता है, लेकिन नोनो उसे शांत करती है और भरोसा दिलाती है कि जैसे ही वे इस इलाके से बाहर निकलेंगे वे दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे। अचानक नोनो को एक दृष्टि विजन आती है। वह मिंगफेई को अपने ठीक सामने बैठने को कहती है और अपनी आपराधिक मनोविज्ञान की क्षमताओं का इस्तेमाल करने की तैयारी करती है। वह उसे चेतावनी देती है कि जब तक वह इस मानसिक अवस्था में है वह एकदम चुप रहे। अपनी दृष्टि के जरिए नोनो उस घर का इतिहास जान लेती है। यह वही स्थान था, नॉर्टन और कॉन्स्टेंटीन का मूल महल, जो दोनों की साझा यादों से भरा हुआ था। नोनो की मानसिक क्षमताओं से प्रभावित होकर मिंगफेई को यह भी पता चलता है कि जब वह पहली बार कॉलेज आया था तब नोनो ने उसका प्रोफाइल तैयार किया था। नोनो एक चौंकाने वाला सच स्वीकार करती है। मिंगफेई के प्रति उसका सुरक्षात्मक रवैया अपराध बोध से पैदा हुआ था, क्योंकि उसे भर्ती करते समय लगता था कि वह कुछ ही दिनों में कॉलेज छोड़ देगा। भागने में लगने वाले समय का हिसाब लगाकर नोनो बम का टाइमर 45 मिनट पर सेट कर देती है, लेकिन तभी हालात एक डरावना मोड़ ले लेते हैं। वे एक हाल ही में जला हुआ दिया देखते हैं। यह साफ सबूत था कि नॉर्टन हाल ही में यहां मौजूद था। खतरे को समझते ही वे तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। अपने रास्ते पर लौटते हुए नोनो और मिंगफेई पाते हैं कि उनकी कॉन्शियसनेस लाइन गायब है। स्पष्ट था कि किसी ने उसे जानबूझकर ले लिया है। जैसे जैसे शहर अपने आप ढाना शुरू करता है, दोनों को एहसास होता है कि बचने का एकमात्र रास्ता वही है जहां से वे पहले आए थे। वे नीचे की ओर तैरते हैं और एक और द्वार खोज निकालते हैं। इस नए खतरे का सामना करने से पहले वे एक भावनात्मक पल साझा करते हैं। मिंगफेई स्वीकार करता है कि उसने किसी के लिए भी विदाई संदेश नहीं छोड़ा था। अपने लौट आने को लेकर आश्वस्त दिखते हुए भी नोनो एक बेहद नाजुक और निजी स्वीकारोक्ति करती है। नोनो भी वही मानती है कि अगर वह जीवित नहीं लौटी तो शायद कोई उसे याद भी नहीं करेगा। जब मिंगफेई सीजर का जिक्र करता है तो वह लापरवाही से कह देती है कि उसकी गैर मौजूदगी में सीजर कोई और विकल्प ढूंढ लेगा। इन भावनात्मक स्वीकारोक्तियों के बाद मिंगफेई अपने रक्त से द्वार को सक्रिय करता है। उधर जहाज पर तनाव चरम पर पहुंच जाता है। प्रोफेसर मैनस्टीन उनके लंबे समय से गायब रहने की गणना करते हैं और बेहद गंभीर स्वर में निष्कर्ष निकालते हैं। उनके बचने की संभावना बेहद कम है। सीजर अपना संयम खो देता है और जोर देकर कहता है कि वह खुद रेस्क्यू डाइव पर जाएगा, लेकिन मैनस्टीन उसे सख्ती से रोकते हुए याद दिलाते हैं कि उनका मुख्य मिशन ड्रैगन किंग का सफाया है। वह चेतावनी देते हैं कि सीजर का भावनात्मक फैसला पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकता है। भूमिगत शहर में नोनो और मिंगफेई की हालत और भी निराशाजनक हो जाती है। वे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह डेड एंड लगती है। नोनो स्वीकार करती है कि अब उन्हें बचाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत है। न जहाज से संपर्क है, न नॉर्मा तक पहुंच। ठीक उसी पल मिंगफेई को कुछ बेहद अहम याद आता है। लियू मिंगजी द्वारा दिया गया शहर के नक्शे का चीट कोड। जैसे ही वह कोड सक्रिय करता है, लियू मिंगजी की आवाज गूंजती है, जो मदद की पुकार सुनकर सुकून महसूस करता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से फिंगर की आवाज भी मिंगफेई के दिमाग में गूंजने लगती है। तेजी से सोचते हुए मिंगफेई फिंगर से कहता है कि वह ब्रॉन्ज सिटी का नक्शा देखे ताकि वे ढाते शहर से सुरक्षित निकल सकें। जैसे ही मिंगफेई जोर जोर से फिंगर से नक्शा देखने को कहता है, प्रोफेसर मैनस्टीन दर्द से अपना सिर पकड़ लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका दिमाग मिंगफेई और फिंगर के बीच रिले स्टेशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। समय के खिलाफ जूझते हुए फिंगर नक्शा समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी F लेवल एक्सेस उसे रोक रही होती है। सीजर उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि मैनस्टीन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। तभी फिंगर को एक जबरदस्त सूझ आती है। उसे ईवा याद आती है, नॉर्मा की एक AI पर्सनैलिटी जिससे उसका खास जुड़ाव है। ईवा वादा करती है, मैं हमारे दोस्त को घर वापस लाऊंगी। वह फिंगर को अनलिमिटेड एक्सेस दे देती है। अब फिंगर नक्शे का विश्लेषण कर पाता है और नोनो मिंगफेई को सुरक्षित रास्ता दिखाने लगता है। इसी बीच जहाज पर एक और संकट खड़ा हो जाता है। जीरो सीजर को चौंकाने वाली खबर देती है, पानी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यह साफ संकेत था कि ड्रैगन किंग शिकार को आसान बनाने के लिए पानी गर्म कर रहा है। प्रोफेसर मैनस्टीन मानसिक दबाव के कारण
लगभग अक्षम हो चुके होते हैं। जीरो सुझाव देती है कि सीजर को कमान संभालनी चाहिए क्योंकि वह स्टूडेंट यूनियन के क्रू को अच्छी तरह जानता है। सीजर आगे बढ़ता है, नेतृत्व संभालता है और स्पष्ट आदेश देने लगता है। अचानक हालात पूरी तरह अराजक हो जाते हैं। एक ड्रैगन निचले डेक पर हमला करता है और टॉर्पीडो बे को तबाह कर देता है। पहले सभी को लगता है कि यह नॉर्टन है, लेकिन सोनार पर उस जीव को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। वह जहाज का पीछा करता रहता है। तेज पीछा के दौरान जीरो एक अहम बात समझ जाती है। यह नॉर्टन नहीं बल्कि उसका सेवक ड्रैगन सैमसन है। फिर हालात एक और चौंकाने वाला मोड़ लेते हैं। दूर एक पहाड़ी पर उन्हें नॉर्टन खुद दिखाई देता है। सीजर के आदेश पर जहाज रुकता है। वे एक अविश्वसनीय दृश्य देखते हैं। सैमसन पीछा छोड़ देता है और नॉर्टन के पास लौट जाता है। नॉर्टन पानी में छलांग लगाकर अपने सेवक से मिलता है। जो होता है वह सबको स्तब्ध कर देता है। नॉर्टन कुछ पल सैमसन को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद देता है और फिर अचानक उसी पर हमला कर उसे मार डालता है। क्रू पर सभी अभी इस क्रूर कृत्य को समझ ही होते हैं कि पानी से एक भयानक ऊर्जा विस्फोट उठता है। एक जबरदस्त धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। धुएं और ऊर्जा के बीच से एक बदला हुआ नॉर्टन उभरता है। अब वह सैमसन के शरीर से फ्यूज हो चुका होता है। तभी सबको सच्चाई समझ आती है। यह नॉर्टन का चालाक शॉर्टकट था जिससे वह भूमिगत शहर में कोकून अवस्था में गए बिना ही अपनी शक्ति वापस पा सका। दूर से अपनी स्नाइपर स्कोप के जरिए माँ इस सबको देखती है। वह तुरंत समझ जाती है नॉर्टन की यह फ्यूजन रणनीति वाकई उसे और भी भयावह बना देगी, जिससे उसे काफी समय मिल गया था। माई को स्पष्ट निर्देश प्राप्त होते हैं। नॉर्टन को खत्म करना अनिवार्य है, लेकिन ल्यू मिंगफेई का जीवित रहना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उधर गहरे पानी के भीतर नोनो और ल्यू मिंगफेई समय के खिलाफ दौड़ रहे होते हैं। वे फिंगर के निर्देशों का पालन करते हुए शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले कि वह उनकी स्थायी कब्र बन जाए। भागने की कोशिश एक बेहद मर्मांतक मोड़ ले लेती है जब उन्हें यिशिंग का शव मिलता है। वह अब भी जहाज के लिए लाई गई किताब को मजबूती से पकड़े हुए होता है। उसके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं होता। सच्चाई साफ हो जाती है। यिशिंग ने अपनी हवा त्याग दी थी ताकि आकी को जीवित रहने का मौका मिल सके। हालांकि फिंगर लगातार चेतावनी दे रहा होता है कि उनकी हालत बेहद खराब है। नोनो एक पल रुककर यिशिंग के लिए शांत अनंत विश्राम की कामना करती है। फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे भागने का रास्ता अंतहीन लगता है, ल्यू मिंगफेई का संयम टूटने लगता है। मौत का डर उसके भीतर से उभर आता है। वह नोनो से अपनी शंकाएं साझा करता है और नोनो खुद भी फिंगर की गणनाओं पर सवाल उठाने लगती है। इसी नाजुक क्षण में ल्यू मिंगफेई को एक गहन दर्शन होता है। उसका अंदरूनी रूप उसके सामने प्रकट होता है और एक कठोर लेकिन जरूरी सच बोलता है। यह आंतरिक मिंगफेई उसकी लगातार दूसरों पर निर्भरता की आलोचना करता है और उसे झकझोरते हुए कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाए। हर बार किसी और के बचाने का इंतजार करना बंद करे। यह सख्त आत्मोपदेश असर दिखाता है। ल्यू मिंगफेई के भीतर नया संकल्प जन्म लेता है। अब वह अपनी ताकत पर आगे बढ़ेगा। निकास द्वार पर नोनो और मिंगफेई अपनी आखिरी परीक्षा का सामना करते हैं। द्वार खुलने के लिए शुद्ध ड्रैगन रक्त मांगता है। मिंगफेई चाकू से अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। उसी समय एक विशाल पत्थर की स्लैब नीचे खिसकने लगती है जो उन्हें कुचल देने को तैयार होती है। नोनो पूरी ताकत से उसे थामे रखती है। घबराई आवाज में मिंगफेई को जल्दी करने के लिए चिल्लाती है। तभी एक पल में मिंगफेई त्यागपूर्ण निर्णय लेता है। वह अपना गैस मास्क उतारता है और अपनी ही उंगली दांतों से काट लेता है। अपने रक्त को द्वार को अर्पित करता है। यह दांव सफल होता है। द्वार खुल जाता है और तेज जलधारा उन्हें शहर से बाहर बहा ले जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में मिंगफेई बेहोश हो जाता है। जहाज पर अचेत अवस्था में भी प्रोफेसर मैनस्टीन किसी तरह चेतावनी देने में सफल हो जाते हैं। ल्यू मिंगफेई और नोनो की ऑक्सीजन स्थिति बेहद खतरनाक है। सीजर तत्काल हालात पर ध्यान केंद्रित करते हुए जहाज को स्थान बदलने का आदेश देता है। नॉर्टन तुरंत उनका पीछा करने लगता है। जवाब में क्रू समुद्र में एक रेस्क्यू बेल छोड़ देता है। पानी के नीचे बेहोशी की हालत में मिंगफेई को दुखद दर्शन होने लगते हैं। लोग उसे नीचा दिखा रहे हैं, उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हैं। अचानक नोनो का एक तेज थप्पड़ उसे होश में ले आता है। हकीकत सामने होती है। नोनो गंभीर स्वर में बताती है उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। जब उसने अपनी गैस मास्क हटाकर उंगली काटी तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। अब वे दोनों नोनो की बची खुची सप्लाई साझा कर रहे हैं जो सिर्फ आधी ही बची है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतनी कम ऑक्सीजन में जहाज तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक उसी पल जब हालात सबसे ज्यादा निराशाजनक लगते हैं, मदद एक बिल्कुल अप्रत्याशित दिशा से आती है। चू जिहोंग एक हेलीकॉप्टर में दिखाई देता है और रेडियो पर सीजर की टीम से संपर्क कर बताता है कि वह सपोर्ट देने आया है। एक निस्वार्थ फैसले में नोनो अपना डाइविंग सूट लू मिंगफेई को दे देती है और खुद बिना सूट के रहने का फैसला करती है।
अपने बेहतरीन डाइविंग कौशल पर भरोसा करते हुए। लेकिन भागने की कोशिश और जटिल हो जाती है जब एक विस्फोट पानी में जहरीली गैस छोड़ देता है। मिंगफेई के मन में बस यही दुआ होती है कि नोनो का अपने ऊपर भरोसा सही साबित हो। पानी के ऊपर तनाव अपने चरम पर है। सीजर की टीम नॉर्टन के खिलाफ रणनीति बना रही होती है। जब चू जिहोंग मदद की पेशकश करता है तो सीजर की ठंडी प्रतिक्रिया पर जीरो नाराजगी जताती है और कहती है कि मदद स्वीकार करनी चाहिए। सीजर अपनी हिचकिचाहट की वजह बताता है। चू जिहोंग की आग आधारित योनलिंग शक्तियां नॉर्टन के सामने बेकार होंगी। ये आग से लड़ने जैसा होगा। स्थिति और बिगड़ जाती है जब पायलट बताता है कि इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा है और जहाज अब उड़ नहीं सका। भले ही वाटरटाइट कंपार्टमेंट उन्हें डूबने से बचा सकता है, लेकिन हालात बेहद खतरनाक हैं। तभी सीजर को एक उम्मीद दिखती है। उनके पास अभी भी टॉर्पीडो बचे हैं। एक योजना बनती है। वे टॉर्पीडो को इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि वह नॉर्टन पर अधिकतम नुकसान पहुंचा सके। जीरो रणनीति समझाती है उन्हें नॉर्टन के 100 मीटर के भीतर पहुंचना होगा। इतनी नजदीक से दागा गया टॉर्पीडो वह समय रहते रोक नहीं पाएगा। हवाई जहाज जैसी रफ्तार वाला टॉर्पीडो विनाशकारी साबित होगा। सीजर खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह अपनी यौनलिंग शक्ति से नॉर्टन का ध्यान भटकाएगा ताकि असली हमला उसकी नजरों से ओझल रहे। जाने से पहले जीरो उसे एक अहम चेतावनी देती है। टॉर्पीडो लॉन्च की आवाज स्पेस शटल जैसी होती है। यौनलिंग की उन्नत अवस्था में यह आवाज उसके कानों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। जोखिम समझते हुए सीजर अपनी आंखें ढक लेता है ताकि सुनने की क्षमता और तेज हो सके और अपनी यौनलिंग शक्ति सक्रिय करता है। जीरो टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में अपनी जगह ले लेती है और उसके संकेत का इंतजार करती है। सीजर अपनी योजना शुरू करता है। वह नॉर्टन पर लगातार राइफल फायर करता है, लेकिन नॉर्टन एक एक गोली को आसानी से रोक देता है। यही जीरो की रणनीति थी, नॉर्टन को गुस्सा दिलाना। एक क्रोधित नॉर्टन अपना ध्यान खो देगा और उसी पल वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। केवल सीजर पर ध्यान केंद्रित करना उनके अचानक हमले के लिए एक बेहतरीन मौका बना देता। जैसे जैसे जहाज नॉर्टन के करीब पहुंचता है, लड़ाई और भी तीव्र हो जाती है। सीजर थोड़ी देर के लिए अपनी रक्षात्मक बाधा नीचे करता है, जिससे क्यू जिहोंग को अपना रॉयल ब्लेज हमला करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन नॉर्टन उसी स्तर की शक्ति से इस हमले का जवाब देता है, जिससे जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है। इस विस्फोट से पैदा हुई तेज रोशनी सभी को अस्थायी रूप से अंधा कर देती है, सिवाय सीजर के। वह इसी पल का फायदा उठाता है, अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और जीरो को टॉर्पीडो दागने का आदेश देता है। इस अफरा तफरी में सीजर जीरो की अहम चेतावनी भूल जाता है, अपने कानों की सुरक्षा करने के बारे में। टॉर्पीडो बिल्कुल निशाने पर लगता है और नॉर्टन के सीने में जा धंसता है। पूरी तरह से अनजान पकड़ा गया ड्रैगन किंग बेहोश होकर पानी में गिर पड़ता है। इसी बीच जिहोंग हेलीकॉप्टर को हुए नुकसान के कारण पीछे हटने की घोषणा करता है और तत्काल खतरा टल जाता है। लेकिन इस जीत की एक कीमत होती है। टॉर्पीडो की विनाशकारी आवाज से सीजर के कानों से खून बहने लगता है। जीरो उसके पास आती है और वे दोनों इशारों की भाषा में बात करने लगते हैं। जीरो उसे आश्वस्त करती है कि यह चोट मामूली सर्जरी से ठीक हो सकती है। सीजर फिर भी अपना हास्य नहीं खोता और कहता है कि संवाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वे दोनों सांकेतिक भाषा जानते हैं। इसके बाद एक भावुक पल आता है जब वे बताते हैं कि उन्होंने सांकेतिक भाषा क्यों सीखी। सीजर ने यह अपनी सुनने में असमर्थ मां के लिए सीखी थी, जबकि जीरो ने अकेलेपन से निपटने के लिए। वे जीत का जश्न मनाते हुए एक हाई फाइव करते हैं। हालांकि उनकी खुशी नोनो और लू मिंगफेई की चिंता से थोड़ी कम हो जाती है। उम्मीद बस यही कि वे समय रहते डाइविंग बेल तक पहुंच जाएं। आखिरकार पानी के भीतर डाइविंग बेल दिखाई देती है। नोनो, जो अविश्वसनीय रूप से लंबे समय से सांस रोके हुए थी, इशारे से लू मिंगफेई को रेस्पिरेटर साझा करने को कहती है। ऑक्सीजन की वह एक सांस जीवन दान जैसी लगती है। दोनों अपने बचाव जहाज की ओर बढ़ते हैं। लू मिंगफेई को लगता है कि वे बच गए हैं, बस कुछ ही पल और। नोनो तेजी से डाइविंग बेल के एक्सेस पैनल पर अपनी फिंगरप्रिंट वेरीफाई करती है और दरवाजा खोल देती है। वह लू मिंगफेई को अंदर धक्का देकर सुरक्षित कर देती है। लेकिन तभी नियति एक भयावह मोड़ लेती है। जिस नॉर्टन को सब पराजित और डूबता हुआ समझ चुके थे, वह अचानक प्रकट होता है और बेरहमी से नोनो को भेद देता है। लू मिंगफेई जड़ हो जाता है, देख सकता है, चीख भी नहीं सकता। मदद करना तो दूर की बात है। अपने अंतिम क्षणों में भी नोनो वही करती है जो उसने हमेशा किया, संरक्षण और बलिदान। वह अपनी बची खुची ताकत से डाइविंग बेल को सील कर देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लू मिंगफेई सुरक्षित रहे, भले ही उसकी अपनी जिंदगी वहीं खत्म हो जाए। डाइविंग बेल के अंदर लू मिंगफेई की चेतना यादों के सैलाब में डूब जाती है। नोनो के साथ बिताया हर पल उसकी आंखों के सामने चमक उठता है, उसकी मौजूदगी, उसका सहारा, उसका भरोसा। और फिर वह कड़वी सच्चाई उस पर टूट पड़ती है
कि अब उसकी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। जिस इंसान ने उसकी जिंदगी में इतनी गहरी जगह बना ली थी, उसे वह अपनी आंखों के सामने खो चुका है। और सबसे दर्दनाक बात यह कि उस दीवार के पीछे से, जिसे नोनो ने अपनी जान देकर बंद किया, यह एहसास उसे पूरी तरह तोड़ देता है। लू मिंगफेई फूट फूट कर रो पड़ता है। उसी गहरे शोक में वह खुद को एक रहस्यमय दृश्य में पाता है, एक अलौकिक स्थान जहां वह एक बेड़े पर लेटा हुआ है। वहां एक आवाज गूंजती है। वह कहती है कि वह मिंगफेई के अथाह दुहक के कारण प्रकट हुआ है। शुरुआत में मिंगफेई उसे ठुकरा देता है, लेकिन जैसे ही सामने वाला नोनो को बचाने की संभावना का संकेत देता है, मिंगफेई का ध्यान तुरंत खिंच जाता है। मदद का रहस्य बताने से पहले वह उससे सवाल करता है, क्यों उसने कैसल कॉलेज और इतनी खतरनाक राह चुनी। मिंगफेई का जवाब उसके भीतर की गहरी असुरक्षाओं को उजागर करता है। वह बताता है कि कैसे वह अपने माता पिता की नजरों में काबिल दिखना चाहता था, जबकि अंदर से खुद को एक धोखेबाज महसूस करता रहा, हमेशा दूसरों के सहारे जीने वाला। नोनो की अहमियत पर उसकी भावुक स्वीकारोक्ति के जवाब में सामने वाला क्रूरता से कहता है कि नोनो का सहारा दरअसल दया से उपजा था। और यही शब्द मिंगफेई के जख्मों को फिर से ताज़ा कर देता है। मिंगफेई की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। टूटी हुई आवाज में वह बस एक ही इच्छा दोहराता है, मैं उसे बचाना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। तभी मिंगजी आगे आता है और उसके सामने एक फॉस्टियन सौदा रख देता है। वह कहता है वह नोनो को बचाने और नॉर्टन को पराजित करने में मदद करेगा, लेकिन इसकी कीमत होगी मिंगफेई की आत्मा। यह सौदा चीट कोड्स पर आधारित है। हर बार जब मिंगफेई उस शक्ति का उपयोग करेगा, उसकी जिंदगी का 1/4 हिस्सा चला जाएगा। 4 बार इस्तेमाल के बाद मिंगजी का उस पर पूरा अधिकार होगा। वह पूरी तरह उसका हो जाएगा। एक पल की भी झिझक नहीं, मिंगफेई तुरंत सौदा स्वीकार कर लेता है। यह जल्दबाजी खुद मिंगजी को भी चौंका देती है। मिंगजी उसे यानलिंग की शक्ति प्रदान करता है और उसे वास्तविक दुनिया में वापस भेज देता है। डाइविंग बेल के अंदर लौटते ही मिंगफेई हरकत में आ जाता है। यानलिंग की शक्ति से वह नोनो के घावों को भरता है, उसकी टूटती सांसों को स्थिर करता है। वह नोनो को ऑक्सीजन मास्क पहनाता है, उसे मजबूती से डाइविंग बेल से सुरक्षित करता है और फिर उसे सतह की ओर रवाना कर देता है। इस बार वह पीछे नहीं हटता। इस बार वह उसे छोड़ने नहीं देता। ऊपर पानी पर सीजर को डाइविंग बेल का पुल सिग्नल मिलता है। उसके चेहरे पर गहरी राहत उतर आती है। वह बिना एक पल गंवाए आदेश देता है, नोनो को तुरंत बाहर निकाला जाए और मेडिकल टीम को तैयार रखा जाए। यह पल एक साथ मोक्ष और अभिशाप है। नोनो की जिंदगी बच जाती है, लेकिन उसकी कीमत बनती है लू मिंगफे की आत्मा। एक ऐसी कीमत जिसे उसने बिना सोचे समझे चुका दिया। नोनो के सुरक्षित होते ही मिंगजी मिंगफेई को नॉर्टन से अंतिम टकराव के लिए तैयार करने लगता है। मिंगफेई संदेह से पूछता है, क्या उसकी नई मिली शक्तियां सच में ड्रैगन किंग को हरा पाएंगी? तभी मिंगजी एक अहम सच्चाई उजागर करता है। नॉर्टन को हराने की असली कुंजी यिशेंग के शव से मिला वह बॉक्स है। विडंबना यह है कि उस बॉक्स में मौजूद हैं 7 घातक हथियार, जिन्हें खुद नॉर्टन ने बनाया था, और वही हथियार उसकी पराजय का साधन बन सकते हैं। लड़ाई शुरू करने से पहले मिंगजी मिंगफेई को निर्देश देता है कि वह अपनी एक शक्ति का उपयोग करे, नॉर्टन की आवाज को सील करने के लिए। ड्रैगन की वाणी बंद होते ही वह अपने मंत्रों और शब्दों से हमला नहीं कर पाएगा। नॉर्टन की आवाज निष्क्रिय होते ही मिंगफेई उस प्राचीन बॉक्स को जाओ न करता है। बॉक्स खुलता है। उसके भीतर 7 विकल्प चमकते हैं। मिंगफेई बिना ज्यादा सोचे बैंगनी और पीले रंग के 2 हथियार चुन लेता है। मिंगजी की प्रतिक्रिया ठंडी और निराशाजनक होती है। वह बताता है कि मिंगफेई ने सबसे कम प्रभावी हथियार चुने हैं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मिंगफेई पूरी ताकत और क्रोध के साथ नॉर्टन पर झपटता है। लड़ाई के दौरान हथियार अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। पहला ही वार सफल होता है। मिंगफेई नॉर्टन के मुंह का एक हिस्सा काट देता है, लेकिन जल्द ही एक बड़ी समस्या सामने आती है। पानी के भीतर मिंगफेई का संतुलन कमजोर है। उसकी हरकतें सीमित हैं। इस कमी को पहचानते हुए मिंगजी हस्तक्षेप करता है। वह अपनी शक्ति से मिंगफेई को पानी में स्थिर आधार और स्वतंत्र गति प्रदान करता है। अब मिंगफेई पानी में ऐसे चलता है जैसे जमीन पर। इस नई बढ़त के साथ मिंगफेई ड्रैगन किंग पर लगातार वार करता है। हर हमला उसके भीतर भरे क्रोध, दर्द और पश्चाताप से भरा होता है। ये एक अजीब युद्ध है, प्राचीन हथियार अपने ही निर्माता के खिलाफ। लड़ाई के दौरान पूरा जहाज जोर से कांप उठता है। वे सभी जो नॉर्टन को मृत मान चुके थे सन्न रह जाते हैं। लू मिंगफेई की शक्ति से दबाव महसूस करते हुए नॉर्टन अंधेरे अथाह गहराइयों में पीछे हट जाता है, नई योजना बनाने के लिए। नॉर्टन के हटते ही मिंगफेई के दिल में एक अजीब उदासी भर जाती है। वह उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने उसकी मृत्यु का शोक मनाया था। उसी क्षण मिंगजी उसे फिर से विजन वर्ल्ड में खींच लेता है। वह गंभीर स्वर में कहता है, ड्रैगन कभी थकते नहीं। यही मौका है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। मिंगफेई दृढ़ता से कहता है कि वह आगे लड़ेगा। तभी मिंगजी एक और रहस्य खोलता है
महत्वपूर्ण खुलासा होता है। नॉर्टन की यांगलिंग शक्तियों को रोकने वाला जादू तेजी से कमजोर पड़ रहा है। वह एक बेहद अहम रहस्य भी बताता है। ड्रैगन के सिर के ऊपर स्थित उसका मानव शरीर ही उसकी असली कमजोरी है। मिंगजी के उत्साहवर्धन से प्रेरित होकर लू मिंगफेई अपनी यांगलिंग शक्ति सक्रिय करता है। उसकी इंद्रियां असाधारण रूप से तेज हो जाती हैं, लेकिन शुरुआत में वह इस बोझ को संभाल नहीं पाता। तभी मिंगजी की यांगलिंग उसकी मदद के लिए जुड़ती है और दोनों मिलकर नॉर्टन की असली स्थिति का पता लगा लेते हैं। मिंगफेई एक जबरदस्त हमला करता है और नॉर्टन के रूप को काट डालता है, लेकिन यह असरहीन रहता है। वह जब ड्रैगन के सिर पर मौजूद शरीर पर वार करने ही वाला होता है, तभी रुक जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि नॉर्टन कोई और नहीं बल्कि उसका प्रिय दोस्त ओल्ड टैंग है। इस एक पल की झिझक का फायदा उठाकर नॉर्टन मिंगफेई का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मिंगफेई की नरम दिल प्रकृति को देखकर मिंगजी हस्तक्षेप करता है और उसे एक घातक खंजर देता है। भारी मन से मिंगफेई वह खंजर नॉर्टन के शरीर में घोंप देता है। जब मिंगफेई सतह की ओर तैरता है, वह देखता है कि नॉर्टन धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा है। ओल्ड टैंग के साथ बिताए गए सारे पल, उसका साथ, उसकी दोस्ती, अंधेरे समय में दिया गया सहारा मिंगफेई के जहन में उमड़ पड़ते हैं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। जहाज पर सभी लोग नोनो को लेकर चिंतित होते हैं। डॉक्टर सीजर को आश्वस्त करता है कि उसके सभी जीवन संकेत स्थिर हैं। जब नोनो होश में आती है तो पूरे जहाज पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और तालियों की गूंज उठती है। मिंगफेई की गैरहाजिरी पर जीरो उसे दूर से देखती है और तैरकर उसकी मदद के लिए जाती है। दूसरी ओर माई अपने मिशन के पूरा होने की रिपोर्ट अपने नियोक्ता को देती है। योजना के अनुसार लियू मिंगफेई जीवित रहा। तभी वह देखती है कि कमजोर पड़ा पत्थर बना हुआ ड्रैगन किंग नॉर्टन भागने की कोशिश कर रहा है। बिना हिचकिचाए वह अपनी विशेष अल्केमिक गोली से उसे एक ही वार में समाप्त कर देती है और फिर राइफल को नष्ट कर देती है। जहाज पर यह खबर आती है कि कय्यू जिहांग सुरक्षित रूप से नजदीकी एयरपोर्ट पहुंच चुका है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। बाद में चाय के दौरान प्रिंसिपल मिंगफेई की तारीफ करता है। उसने लिखित और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, जो स्कूल के इतिहास में बेहद दुर्लभ है। हालांकि उसे एक थीसिस लिखनी होगी। विषय: ब्लैक ड्रैगन सम्राट निधोक द्वारा बनाए गए जुड़वां ड्रैगन किंग्स। प्रिंसिपल एक चौंकाने वाला तथ्य साझा करता है। निधोक ने 4 जोड़े जुड़वां ड्रैगन किंग्स बनाए थे, कुल 8, जो इंसानी सहानुभूति समझने के लिए मानव रूप धारण करते हैं। वह मिंगफेई को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें एक युवा ओल्ड टैंग अपने दोस्तों के साथ है। वह बताता है कि ओल्ड टैंग असल में ड्रैगन किंग था, जिसने अपने दत्तक माता पिता को खोने के बाद एक शांत जीवन चुना और अनाथालयों की मदद के लिए अपनी दौलत तक लगा दी। प्रिंसिपल मिंगफेई को समझाता है कि कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु न भी होती तो भी ओल्ड टैंग को अंततः ड्रैगन किंग नॉर्टन के रूप में जागना ही था और दुनिया को विनाश का सामना करना पड़ता। जब मिंगफेई पूछता है कि ड्रैगनों का अस्तित्व जनता से क्यों छुपाया गया है, तो प्रिंसिपल बताता है कि ऐसा सच मानव समाज की नींव हिला देगा और वास्तविकता की समझ को तोड़ देगा। मिंगफेई को उसके माता पिता का पत्र मिलता है। वे उसके मिशन पर गर्व करते हैं और 22 वर्ष की उम्र में उसके ग्रेजुएशन को लेकर उत्साहित हैं। मिंगफेई भावुक हो जाता है। प्रिंसिपल नॉर्टन से हुई मुठभेड़ और खासतौर पर नोनो के चमत्कारी रूप से जीवित बचने के बारे में पूछता है। मिंगजी की चेतावनी याद रखते हुए मिंगफेई चुप रहता है, जिसे प्रिंसिपल सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लेता है। डॉर्मिट्री में मिंगफेई फिंगर से स्कूल वेबसाइट पर खबर डालने को लेकर भिड़ जाता है। तभी सीजर नमक मांगने आ जाता है। फिंगर नहीं रहने की व्यवस्था बताता है। सीजर और कय्यू जिहांग सामने वाले कमरे में हैं, जबकि नोनो पास वाले कमरे में शिफ्ट हो चुकी है। नोनो मिंगफेई से मिलने आती है, उसे चॉकलेट देती है और पानी के भीतर बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। वह बताती है कि मिंगफेई का उसे बचाने का वादा ही उसकी चेतना वापस लाया, हालांकि पूरी घटना उसे याद नहीं। थोड़ी देर बाद मिंगफेई को एक पैकेज मिलता है, मिंगजी की ओर से एक फोन, ताकि वे आसानी से संपर्क में रह सकें और वह विजन लैंड पर निर्भर न रहे। अंतिम दृश्य में प्रिंसिपल मिंगफेई की 3 ई टेस्ट शीट्स की समीक्षा करता है और एक ड्राइंग देखता है। खिड़की के पास बैठे मिंगफेई और मिंगजी। प्रिंसिपल मिंगजी को पहचान लेता है और उस चित्र को जला देता है। इसके बाद वह आधिकारिक रूप से लियू मिंगफेई का अकादमी में पुनः स्वागत करता है।